नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म हो गया। आप सब देख चुके हैं कि बिहार का रिजल्ट क्या आया। बीजेपी ने वहां अपने मन की सरकार भी बना ली, लेकिन क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कामकाज में लगेंगे या उद्घाटन और अनावरण कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहेंगे? क्या संसद के परसों से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इस बार विधेयकों पर ढंग से चर्चा होगी? विपक्ष के सवालों को बीजेपी सुनेगी या पिछले सत्रों की तरह ही यह सत्र भी हंगामे में खर्च हो जाएगा? वैसे आसार तो यही बन रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी विपक्ष से बचने का बहाना खोजेगी, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि प्रचार के कारण उसका दबदबा बना हुआ है। वरना विपक्ष के सवालों के जवाब देने की बारी आए तो बीजेपी के पास एक भी ठोस तर्क या पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। विपक्ष को गलत साबित करने के लिए जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है वो भी देर अबेर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर भी चुनाव जीतकर बीजेपी खुद को शहंशाह मानने लगी है। अभी राहुल गांधी का ही मामला ले लीजिए। पुणे की एक अदालत में वीडी सावरकर के अपमान पर मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर चल रहा है। आप सबने देखा वीडी सावरकर का मामला, और उस पर राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया था उसको लेकर वीडी सावरकर के ही परिवार के सदस्य ने एक केस दर्ज कर दिया वहां पुणे में। लेकिन अभी 27 नवंबर को, यानी 2 दिन पहले 27 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हो रही थी, और वही सीडी बतौर सबूत पेश की गई जिसमें राहुल गांधी का भाषण था। लेकिन वो सीडी पूरी तरह से ब्लैंक निकली, खाली निकली, उसमें कुछ भी नहीं था, राहुल गांधी का भाषण नहीं था। यानी राहुल के खिलाफ जिस सीडी के आधार पर पूरा मुकदमा चला वो सीडी ही खाली निकली। राहुल गांधी पर मुकदमा करने वाले सत्यकी सावरकर के वकील ने अदालत में कहा कि सीडी ब्लैंक है तो यूट्यूब पर भाषण सुन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी के वकील ने बता दिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के मुताबिक यूट्यूब यूआरएल सर्टिफिकेट से सपोर्टेड नहीं है, इसीलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने भी उनसे सहमति जताई, यानी यह मामला वहां खारिज हो गया। जो दिखाने की यूट्यूब चैनल के उस लिंक को दिखाने की जो कोशिश हो रही थी सीडी की जगह पे, जबकि एविडेंस के रूप में वहां पहले से आपने सीडी जमा किया था, उस सीडी को ब्लैंक क्यों दिया गया? यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार का दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दूसरा उदाहरण है कर्नाटक से सामने आया। आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से कर्नाटक का नाटक इस नाम से काफी अलग अलग गोदी मीडिया में खबरें प्रचारित की जा रही थी कि कर्नाटक में सरकार गिरने वाली है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में वहां भयंकर लड़ाई चल रही है, जहां बीजेपी समर्थक मीडिया कई दिनों से सरकार गिरने और कांग्रेस में फूट के आसार दिखा रहा था। लेकिन आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एक साथ नाश्ता करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि अब वो अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। विजुअल आप देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि आज सुबह मुख्यमंत्री और मैंने नाश्ते पर बैठक की और आने वाले दिनों में वो दोपहर या रात के भोजन के लिए मेरे आवास पर भी आएंगे। हम एकजुट रहे हैं और राज्य भर की पार्टी और कार्यकर्ताओं के भरपूर समर्थन के साथ मिलकर काम किया है। कर्नाटक की जनता ने हमें भारी जनादेश दिया है और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनसे किए गए हर वादे को पूरा करें जिन्हें हमने पूरा किया। आइए जरा सुन लीजिए। अंग्रेजी में बोल रहे हैं लेकिन बहुत सामान्य इंग्लिश है, आप समझ सकते हैं। सुनिए। Today I am very happy that all of you have come for our press conference. Today myself and the Honorable Chief Minister, we had a breakfast meeting, and Mr. CM is also going to come for a lunch or dinner within next few days to my residence. We all have joined together. We have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. At the same time, we are fortunate with all your cooperation and all the legislation's cooperation. We are giving a government with a good governance. We will continue to do so. Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy.
तो सुन रहे थे आज क्या क्या बातें हुई, क्या करेंगे, कैसे सर्व करेंगे, ये सारी बात यहां डीके शिव कुमार बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था कि डीके शिव कुमार चूंकि उस कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठना चाहते हैं, इसलिए वहां नाराजगी है। लेकिन डीके शिव कुमार खुद आकर और साथ में सिद्धारमैया, ये दोनों आकर अगर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में सिद्धारमैया जो सीएम है आज की तारीख में कर्नाटक के, वो मेरे घर आएंगे या तो नाश्ते पे या खाना पे, लंच पे। तो ये एक अपने आप में यहां उस मीडिया को, उस तरह के मीडिया को जो अभी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, उस पर सीधा सीधा वज्रपात की तरह देखा जाएगा। इसी तरह एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष के जायज सवालों पर बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले ही संबित पात्रा राहुल गांधी पर देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश का आरोप लगा रहे थे। संबित पात्रा के उस वीडियो को भी आपको दिखा देना चाहता हूं। और सीधे सीधे आकर, और वो भी मामला क्या था, एक्स यानी जो पुराना ट्विटर है, उस ट्विटर ने एक नया फीचर लेकर वो ट्विटर आया कि आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट कहां से हैंडल हो रहा है। लेकिन अकाउंट कहां से हैंडल होगा, ये बात वीपीएन और दूसरी सर्विसों के जरिए भी देखी जाती है। लेकिन संबित पात्रा साहब थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे और राहुल गांधी पर ही आरोप लगाने लगे कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गैर कहें तो यहां पर जो राष्ट्रभक्ति वाली बात होनी चाहिए उससे इतर कुछ और कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश थी। जरा संबित पात्रा को सुनिए। जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं, फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से। Appreciation for Rahul Gandhi on his birthday. India is stronger because Rahul Gandhi refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminder that India's soul still fights. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि आखिर इस पूरा का पूरा जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी, राहुल गांधी के खिलाफ हो रही थी, उसको हम कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को भी। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त मेरे पास भी है। तो सुन लिया आपने, यहां पर एक लंबी फहरिस्त मेरे पास भी है, यानी यहां सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि अगर आप हम पर उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ दिख रही हैं और लंबी फहरिस्त है। इधर अखिलेश यादव की बात करना चाहूंगा। अखिलेश यादव पर भी कहा गया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वोट के बाद उनके खेत, मकान, राशन सब छीन लिया जाएगा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर पर बीजेपी की जबरदस्त धुलाई की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के मसले में अभूतपूर्व जल्दबाजी की जा रही है। नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों तक को बीएलओ के सहायक बनाकर लगाया जा रहा है और सफाई कर्मचारी पहले से ही भारी कार्यभार से दबे रहते हैं। ऐसे में उन्हें तकनीकी काम देना न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी आंच डालता है। अखिलेश ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि सोची समझी साजिश है ये, जिसके जरिए मताधिकार और आरक्षण पर चोट की तैयारी की जा रही है। आइए सुनिए जरा एक छोटी सी बाइट अखिलेश यादव की। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, अखिलेश यह सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया है और कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं और कई बीएलओ को अब तक आवश्यक प्रशिक्षण तक नहीं मिला है।
इसके बावजूद उन पर घर घर जाकर सत्यापन का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों से इतनी संवेदनशील और तकनीकी प्रक्रिया कैसे पूरी कराई जा सकती है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि यह जल्दबाजी महज तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण कदम है। आइए जरा और सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने आज सीधा हमला बोलते हुए और खासकर चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर क्या कुछ कहा है। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। तो सुन रहे थे आप सरकार के ऊपर दबाव किस ढंग से, सरकार कैसे बीएलओ के ऊपर दबाव बनाती है। जबकि बीएलओ आत्महत्या मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं सभी बीएलओ से अपील करता हूं कि वे पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं। निराश या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। बीएलओ हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सभी को आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चल रही है और सभी की भागीदारी से इसे सही ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। यह बात यहां केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि बीएलओ अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें चुनाव आयोग सामने आकर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है या इस पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है कि उसी से कहीं कोई चूक हुई है। अगर नहीं हुई है तो यह भी बता दे। बीजेपी नेता चुनाव आयोग की तरफ से सफाई पेश करने आखिर क्यों आ रहे हैं? जाहिर है कि जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसमें बीजेपी भी जानती है कि बहुत सी चीजें गड़बड़ हैं और अब जनता भी इन गड़बड़ियों को देख रही है। हालांकि जनता पहले भी मोदी सरकार के कई फैसलों का नुकसान उठा चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना के दौरान लॉकडाउन, इन सब में जनता पिसी है। फिर भी बीजेपी को जीत मिलती रही तो इसे मोदी मैजिक की तरह पेश किया गया। लेकिन बिहार के नतीजों के बाद समझ आ रहा है कि असल में मोदी मैजिक तो चुनाव आयोग कर रहा है और जीत का तमगा मोदी को मिल रहा है। लेकिन क्या यह सिलसिला बरकरार रह पाएगा? और यह सवाल तब जब संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने कर ली है नए जंग की तैयारी। उधर उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में राहुल गांधी का साथ देते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र। उधर कर्नाटक में आपने देख लिया। इन तमाम मसलों को अगर एक साथ लेकर आए तो आने वाला जो संसद का सत्र है वो कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि परसों से यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन एक छोटा सा सत्र, उसकी शुरुआत हो रही है। 10 विधेयक कहा जा रहा है लेके आ रहे हैं उसमें। लेकिन क्या यह सत्र इसी ढंग से, सामान्य ढंग से चल पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात, 2 बातें यहां महत्वपूर्ण। एक, एसआईआर के साये में ही होगा यह संसद का सत्र और उससे पहले तैयारियों में एक सबसे बड़ी तैयारी हो रही है इसी एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तैयारी। और उधर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार हमलावर है चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर। अखिलेश यादव की पार्टी भी हमलावर है। और उधर बिहार में सरकार तो नई बन गई है नीतीश बाबू की, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्यों उबल रहे हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं अंदर खाने। कल सोनिया गांधी ने भी बैठक बुला ली है अपने संसदीय दल की। जरा सब पे विचार करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। आज अंशु नेथानी जी हमारे साथ हैं, पहली बार है। अंशु जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह साहब। संजय जी, आपका स्वागत है। शकील जी, आपका स्वागत है। प्रशांत जी, आपका स्वागत। और अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे सबसे पहले शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। चल क्या रहा है अंदर खाने, जरा बताइए। परसों से संसद में ही आप नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले
संसद की गतिविधियों से पहले जो देश में चल रहा है और खासकर बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद जो कुछ आया है उस पर जरा आपकी निगाहें। जी राजीव जी, संसद का सत्र परसों से 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। बहुत छोटा सत्र है और विपक्ष इसके ऊपर सवाल उठा चुका है कि सत्र की अवधि जो है सरकार लगातार कम करती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि वह सवालों से बचना चाहती है। 1 दिसंबर से भी यही होने वाला है। ये जो सत्र है आपने कहा SIR के साये में हो रहा है, बहुत सही बात है। सबसे बड़ा सवाल BLO की मौत को लेकर है और इसमें पूरा विपक्ष जो है वो सरकार पर, चुनाव आयोग पर हमलावर होगा और सरकार के लिए इस पर बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य को सुनाया, उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मतलब केंद्र सरकार के बहुत खास हैं। उत्तर प्रदेश में उनको एक समानांतर ताकत के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि BLO भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं SIR की अवधि बढ़ाई जा रही है। 4 दिसंबर को कोई पहाड़ टूट के नहीं गिर रहा है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कि 4 दिसंबर तक ये सब कुछ करना है, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द एक बार भी नहीं निकला। आत्मविश्वास बनाए रखिए। अरे आत्मविश्वास कैसे रहेगा? काम के दबाव में, डेडलाइन सामने है और इतना काम, एक एक BLO के पास 1000 से लेकर 1500 वोटर हैं। उनके सबके पास फॉर्म देके आना, उनसे साइन लेना, उनसे फॉर्म कलेक्ट करना, अपलोड करना। आपने सुना होगा, तमाम वीडियो आ रहे हैं कि BLO जब जा रहे हैं कोई घर पे नहीं मिल रहा है, सब अपने अपने काम से जाते हैं। न लोगों का दोष है, न BLO का दोष है, दोष तो चुनाव आयोग और सरकार का है कि जिसने एक इतनी संक्षिप्त अवधि में ये सब कराने का फैसला लिया है। जी, तो BLO घर जाते हैं, लोग मिलते नहीं है और लोग रात को, BLO की शिकायत ये है, परेशानी ये है कि लोग रात को उन्हें फोन करते हैं। जो महिला BLO है उनके पति या भाई या बेटे बता रहे हैं कि रात के 2 बजे 3 बजे लगातार फोन आते रहते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है उसका जो उद्देश्य है वही संदेहास्पद है। अभी तक होता था कि वोट जोड़ना है, अब ये वोट काटने की बात हो रही है। तो संसद के सत्र में ये बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है और इसके पास जो आपने बताया कि 14 दिसंबर को कांग्रेस की बड़ी रैली है, उसकी तैयारी हो रही है रामलीला मैदान में। कांग्रेस का कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में पूरे आसपास के जितने प्रदेश हैं वहां से लोग आएंगे और वो भी इसी वोट चोरी के ऊपर, SIR के ऊपर, BLO के ऊपर, इसी पे केंद्रित है कि ये सरकार जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को किस तरह से साजिश करके, मैनेज करके, बेईमानी से जीत रही है। राजीव जी, आप एक बात देखिए कि बिहार ये लोग जीत गए, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जीत गए। उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा जीत गए और कहते हैं कि हमारी जीत में राहुल गांधी का एक विशेष हाथ है। राहुल गांधी जो है वो अच्छे नेता नहीं है, इसका हमें फायदा मिलता है। तो अच्छी बात है भाई, फिर राहुल पे हमला क्यों कर रहे हो? लेकिन सपने में वही राहुल गांधी आ रहा है। अगर राहुल गांधी ऐसा नेता है, बॉलर इतना कमजोर है कि आप लगातार अच्छे रन बनाते जा रहे हैं, तो उस बॉलर को अगले मैच में भी खेलने दीजिए ना जी। लेकिन आपको खतरा उसी से है क्योंकि जो आप रन बना रहे हो वो अंपायर की मेहरबानी से बना रहे हो। अंपायर आपको आउट देता नहीं है आपको, तो इसलिए वो राहुल पे लगातार हमले करते चले जा रहे हैं कि राहुल ऐसे, राहुल वैसे। अभी आपने जो बताया वीडियो बड़ा मजेदार है। ये लंदन का मामला है, ये जो पुणे की अदालत में चल रहा है कि लंदन में राहुल गांधी ने कहा था, इसके ऊपर उनके जो पौत्र या प्रपोत्र हैं सावरकर के, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया है। जी, सत्यकी सावरकर, सत्यकी सावरकर, तो उन्होंने मुकदमा दायर किया है। तो ये जो है उसमें जो वीडियो है, जो कैसेट है, वो खाली है पूरी की पूरी। 30 के करीब मुकदमे चल रहे हैं पूरे देश में राहुल के खिलाफ, इसी तरह के झूठे, फर्जी, मनगढ़ंत। राहुल के ऊपर कहीं पे भी कोई FIR कर दो, कहीं पे भी किसी एक प्राइवेट आदमी के जरिए कोर्ट में जाके इस्तगासा कर दो और राहुल को परेशान करो। अरे राहुल अगर इतने ही कमजोर नेता हैं, राहुल आपकी जीत का मुख्य आधार है, तो फिर राहुल पे हमले क्यों? हमले इसलिए कि आपको डर ही राहुल से है। अभी आप कह रहे थे कर्नाटक में सरकार गिराने की बात कर रहे थे, विभाजन करवा रहे थे,
मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद कर रहे थे। अरे ये तो मतलब खुद प्रधानमंत्री इनके जो है वो कांग्रेस में विभाजन करा रहे थे। इनको रात दिन यही काम है। आप कर क्या रहे हो? 11 साल हो गए आपको, आप कुछ करिए तो। शकील जी जरा ये बताइए कि कांग्रेस के विभाजन की बात नरेंद्र मोदी ने कही जिस दिन वो अपने बिहार चुनाव की जीत पर भाषण दे रहे थे, उसके बाद से ये खबर चल रही है। कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पे कोई चर्चा हो रही है क्या? कोई चर्चा नहीं है। क्या चर्चा होना है इस पे? लोग हंस रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना नेतृत्व जो है साबित कर दिया है। खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो नेतृत्व क्षमता है या पार्टी में जो उनकी स्थिति है उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। जो 2019 में हुआ था, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो सवाल उठे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। कहीं कोई सवाल नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी ने कहा, इस पे लोग हंस ही सकते हैं। और इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं, जैसे अहमद पटेल के बेटे से कुछ कहलवा दिया इन्होंने। जो अहमद पटेल के बेटे हैं वो कह रहे हैं, तो अब उनके बारे में हम ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहेंगे। आप कभी कहोगे तो हम बात बताएंगे कि अब वो बात करने लायक है नहीं है। सब जानते हैं कि बात करने लायक है नहीं है वो। तो इस तरह के लोगों को या शशि थरूर से कुछ कहलवा दिया तो इनका कोई महत्व नहीं है। इस तरह के लोग जाते हैं और वहां ले जाके बीजेपी जो है उनको डंप कर देती है। बहुत सारे लोग गए तो वहां उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है। तो इसको विभाजन या वो नहीं कहते, वो तो इसलिए जाते हैं कि वहां इस उम्मीद में कि वहां कुछ ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन वहां इतना भी नहीं मिलता। अभी एक प्रसंगवश एक बात बता दें आपको, आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो कि वो नतमस्तक हो रहे हैं पूरी की पूरी तरह। कांग्रेस में रहते थे, उनका सम्मान था, उनके पिता माधवराव सिंधिया ने कभी ऐसा नहीं किया, तो वो अब कहां झुक जाएंगे? अभी आरएसएस के मुख्यालय होके आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो सम्मान कांग्रेस में इनको मिलता है वो क्या वहां मिलता है? तो ये सब चीजें सब लोग जानते हैं, इसलिए इस पे कोई चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ ये है कि राहुल से मोदी जी, पूरी बीजेपी, गोदी मीडिया इतना परेशान क्यों है? जी राजीव जी। जी आता हूं दोबारा आपके पास। प्रशांत जी 2-3 चीजें, और एक तो ये मजेदार केस है बीडी सावरकर वाला, और उसमें आप खाली सीडी रख दिए। खबर आई नहीं लेकिन मजेदार है ये कि खाली सीडी आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल आप चेक कर लीजिए। चलिए, लेकिन उसके एक ढंग से जो साजिश रचने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पुणे कोर्ट का मामला हो, चाहे राहुल गांधी को जिस ढंग से डिफेम करने की कोशिश होती है, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश, उसके बाद एसआईआर को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उसमें भी बीजेपी का आकर जवाब देना, और इसके साथ साथ कर्नाटक का एक केस लेकर आना जिसमें सरकार गिराने की बात हो रही थी, ये सब कुछ देखिए। अगर एक एक चीज को डॉट्स आप मिलाते हैं प्रशांत जी, एक एक डॉट्स को मिलाइए तो हर जगह ये फेल होते हुए नजर आते हैं। एक जगह है जहां पे ये पास होते हैं, वो है रिजल्ट, और वो भी 2025 का चुनाव जो बीता है, इसके रिजल्ट को आप देखिए, चुनाव के रिजल्ट को। फिर कहते हैं कि जीत तो हमारी है, जो जीता वही सिकंदर। आने वाले समय में भी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनकी तैयारियां भी दोनों तरफ से चल रही होंगी, इंडिया गठबंधन से भी है, और इन सब के बीच अभी ये संसद का सत्र। जरा संसद के सत्र पे आना चाहता हूं, इसके जरिए बीता हुआ जो साल ये बीत रहा है, इसकी चर्चा, आने वाले समय की जरा चर्चा आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं, ताकि ये एक पिक्चर सामने लाया जा सके आपके जरिए कि देश की सियासत में होने क्या जा रहा है। प्रशांत जी। राजीव जी, आज सैटरडे है और हम लोग सैटरडे को थोड़ा बड़े आयाम पे बात करते हैं जी। तो शुरुआत मैं करता हूँ मिर्जा गालिब के एक शेर के मिसरे से ही, कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि साल अच्छा है, तो अगला साल जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन अपने पक्ष में कर सकता है पूरा नैरेटिव, जो 2029 तक काम आएगा। अब इंडिया गठबंधन को करना क्या है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन जो बात आपने कही कि वोट चोरी का मुद्दा या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के स्प्लिट करा रहे थे, शकील जी बैठे हुए हैं, शकील जी ने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है, सब जानते हैं। 3-4 बार कांग्रेस स्प्लिट हुई है। 1969 में स्प्लिट हुई, इंदिरा गांधी 71 में चुनाव
भारी बहुमत से जीत कर आई। 78 में स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, 80 में इंदिरा गांधी जीत कर आई। 99 में स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 2004 में यूपीए 1 बन गया। तो जब जब स्प्लिट हुआ है गांधी परिवार मजबूत होकर निकला है। नरेंद्र मोदी जी एक स्प्लिट और करवा दे राहुल गांधी के पक्ष में तो सची जरूर से करवा दे, किसी से करवा दे, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन इतिहास ये बताता है। दूसरी बात देखिए, जो वोट चोरी का मुद्दा है और दूसरे मुद्दे हैं। बीजेपी ने क्या किया है खासकर बिहार के इलेक्शन में या 2025 में कि उन्होंने लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब किया और संस्थागत तरीके से डिस्टर्ब किया। बीच चुनाव में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, चुनाव के ठीक पहले वोटर लिस्ट मैन्युफैक्चर की जा रही नए ढंग से, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब किया संस्थागत तरीके से। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी के बाद भी चुनाव हुए, उसमें भी लेवल प्ले फील्ड डिस्टर्ब नहीं हुआ संस्थागत तरीके से। ये पहली बार किया जा रहा है। तो और इसमें उन्होंने विपक्ष को उलझा दिया। कोई कह सकता है कि कामयाब हो गए, बिहार में तो लगता है, लेकिन आपने लेवल प्ले फील्ड डिस्टर्ब करके इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर एक चुनाव आपने हासिल कर लिया। लेकिन आपने एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया विपक्ष को, और विपक्ष को तय करना है कि वो कैसे वोट चोरी के मुद्दे को भी आगे बढ़ाए और जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको भी आगे बढ़ाए। मैंने क्यों कहा कि किसी एक बरेमन ने कहा कि अगला साल अच्छा होगा जी, वो इसलिए क्योंकि अब अगर बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें तो बीजेपी चुनाव आयोग, कॉर्पोरेट, गोदी मीडिया, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करके भी वहीं जीत पाती जहां सरकार पहले से है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो। झारखंड का चुनाव नहीं जीत पाती क्योंकि झारखंड में सरकार नहीं थी। तो अब जहां चुनाव हो रहे हैं तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तो उसमें पुडुचेरी को छोड़ के 3 जगह सरकारें नहीं है, और तीनों जगह पे बीजेपी के लिए चुनौती है, और वहां पे इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन की पार्टियां या उनके सहयोगी दल मजबूत स्थिति में है। अब ये जो सेटबैक लगा 2024 में नरेंद्र मोदी को, उसकी भरपाई इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार से कर ली। 2025 में उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और अपने लोगों का मोराल उन्होंने बूस्ट कर दिया। क्या 2026 में भी कर पाएंगे ये? और 2026 के बाद जो कहानी शुरू होगी, तो ये नैरेटिव पूरा 2029 तक चलेगा अगर इंडिया गठबंधन अपने पत्ते जो है होशियारी से खेले। जी, अब एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है राजीव जी कि इसका ऑपोजिशन करे क्या? कि आपने इलेक्शन कमीशन भी साथ में रख लिया, आपने वोटर लिस्ट भी आप बना रहे हो, जो कि तमाम डिलीशंस हो रहे हैं, एडिशंस हो रहे हैं। निश्चित तौर पे ये मुद्दा है, और एक अब तक के चुनाव में और अब चुनाव में, मोदी जी के बाद के 2024 के चुनाव में और 2024 के पहले के चुनाव में अंतर क्या आया? अंतर अभी तक राजीव जी ये था कि ये चुनाव लिमिटेड दायरे में होते थे, कि इनका मैनिफेस्टो अच्छा, उनका मैनिफेस्टो नहीं अच्छा, इनके लीडर अच्छे, उनका लीडर ठीक नहीं, इन्होंने ये वादा किया, उन्होंने ये वादा किया, इन्होंने इतनी नौकरियां दी, दूसरा वाला इतनी नौकरियों की बात कर रहा है। ऐसे मुद्दे जो कि, और उसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो इस तरफ की हो या उस तरफ की हो, वो पॉलिटिकल पार्टियां ये मानती थी कि जो बड़े सवाल हैं देश के, वो बड़े सवाल एड्रेस हो चुके हैं सन 47 में, 1950 में, भारत की आजादी और संविधान। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी एक नया इशू लेकर आई है
कि नहीं वो सवाल जीवित हैं। तो अब इस देश को जो चुनाव करना है वो नौकरी या जीडीपी या तमाम मुद्दों पे नहीं करना है। अब उसको करना है कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये काम राजीव जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि ये काम सिर्फ अपोजिशन पार्टी का नहीं है। अब जिन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है वो देश की जनता का चुनाव है। देश की जनता को तय करना है कि वो उसको लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना, संविधान बचाना है कि नहीं बचाना है, उसको इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, अपना मताधिकार बचाना है कि नहीं बचाना। आपने मान लीजिए कि फेयर इलेक्शन हुआ बिहार में, आपने हरा दिया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को सरकारी मकान मिला हुआ है, वो रह रहे हैं, उनके पास एमएलए भी है, वो लीडर अपोजिशन भी बन जाएंगे, कैबिनेट रैंक है उनके पास। वो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन नहीं आया। लेकिन तेजस्वी यादव अगर बनते तो क्या खोया बिहार के लोगों ने उनको ना बनाकर, कि वो जॉब्स क्रिएट करते, जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो तमाम और विकास का जो उनका पूरा मॉडल था साथ में थी, वामपंथी पार्टियां साथ में थी, वो अब नहीं होगा। तो अब नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार को ये मालूम है कि हम इलेक्शन कमीशन के रास्ते चुनाव जीते हैं, हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो बिहार की जनता अपना देख ले। ये अब देश की जनता को सोचना है जी कि वो क्या करे। उसने तेजस्वी यादव कुछ नहीं बिगाड़ा। अब ये ऐसा है कि मुझसे कोई कहे कि मुझे कोई रोक रहा हो आत्महत्या करने के लिए और मैं कहूं कि नहीं, मैं इसकी नहीं सुनूंगा, मैं तो आत्महत्या करके मानूंगा। तो ऐसी स्थिति अगर हो जाए तो जो जनता का विवेक है, और जनता के बाद मैं क्यों कह रहा हूं कि केवल जनता नहीं, केवल राहुल गांधी नहीं, केवल तेजस्वी यादव नहीं, केवल कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएमएल नहीं, ये तमाम लोगों को, चाहे वो लेखक हो, पत्रकार हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो, फिल्म मेकर हो, बुद्धिजीवी हो, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हो, इन सबकी जिम्मेदारी है। अब जो भविष्य के चुनाव है उन सबकी जिम्मेदारी है। वो केवल अपोजिशन को कोसने की बात नहीं है कि आपने राहुल गांधी ने ये नहीं कहा और वो नहीं कहा और ये क्यों कह दिया और वो क्यों कह दिया। इसका चुनाव नहीं है। अब चुनाव इस देश के तमाम उन मुद्दों का है जो सेटल हो चुके थे 1950 में संविधान के साथ। तो अब ये जो बड़ी बिग पिक्चर जो इंडिया गठबंधन को करना है कि इंडिया गठबंधन को पॉलिटिकल पार्टी से आगे जाके एक बड़ा और गठबंधन बनाना है जी, जो कि इस नए विमर्श को पैदा करे कि देश की जरूरत क्या है। आप तेजस्वी यादव को हरा के, ममता बनर्जी को हरा के किसी का भला नहीं होने जा रहा, उनके पास उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, उनका क्या नुकसान है। वो शानदार बंगले में रहते हैं, उनके पास गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन उनको हरा के जो नुकसान हुआ है वो तो जनता का हुआ। तो ये भी सोचना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अंशु जी को ले आइए स्क्रीन पे, हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पे ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अंशु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि बिहार के रिजल्ट के बाद और बिहार के रिजल्ट से पहले हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे कर्नाटक का अलंग हो या महादेवपुरा, इन सब को लेकर राहुल गांधी ने एक एक्सपोज कर दिया था चुनाव आयोग को कि कैसे वोटों की चोरी हुई। बीजेपी डिफेंड करने के लिए आ जाती है, डिफेंसिव मोड में नजर आती है, प्रहार करने की कोशिश करती है राहुल गांधी पे, विपक्ष पे, लेकिन उसके साथ साथ उसी साए में बिहार का चुनाव भी जीत जाती है। अब आगे की रणनीतियों में यहां दो बातें साफ समझ में आ रही हैं। एक, ममता बनर्जी को देखिए तो वो काफी सचेत नजर आती हैं एसआईआर पे, ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो एसआईआर पे सचेत हैं। दूसरी तरफ ये जो अभी सत्र कल से शुरुआत, परसों से शुरुआत हो रही है, जो 19 तारीख तक चलना है, विंटर सेशन 10 विधेयकों के साथ, इस सेशन को कैसे देखा जाए
और इस देश की जनता के बारे में जो प्रशांत जी कह रहे थे कि अगर कोई सोच ले कि नहीं मुझे मरना ही है, और रोकने वाला कहे फिर भी कहे नहीं मुझे मरना है, यानी देश की जनता और इन सब के बीच पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं और खासकर विपक्ष की जो चुनौतियां हैं, उसको कैसे, थोड़ा सा मैं चाहता हूं आपके जरिए देश के लोगों के बीच वो बातें आए जहां पर विपक्ष काम करता हुआ नजर आता है। क्योंकि एक बात यहां साफ साफ कही जा रही है कि विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा। मैं अपनी आंखों से देखता हूं तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है। मैं जरा आपकी आंखों से भी देखना चाहता हूं कि क्या कुछ दिखाई दे रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, और क्या सचमुच यहां इस देश में निराशा के ऊपर भी, और जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि मिर्जा गालिब का जो शेर है कि एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, तो 2026 क्या विपक्ष के लिए अच्छा हो सकता है, इसकी चर्चा की जाए। आज जो समय है राजीव जी, उसमें यही नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा सवाल आज देश की जनता के सामने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने को लेकर हो गया है। और आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव बशर्ते एक लिटमस टेस्ट था एसआईआर का भी, और जिस तरह से हम देख रहे थे खुद वहां पर मैदान में कि कोई लहर नहीं थी एनडीए के पक्ष में, लेकिन एक सुनामी आ गई, और उस सुनामी को जस्टिफाई करने के लिए ठीकरा राहुल गांधी के ऊपर और विपक्ष के ऊपर फोड़ा गया, क्योंकि जो जीत थी इतनी बड़ी जीत थी कि वो जस्टिफाई नहीं हो रही थी। हैरानी की बात यह है कि जब कोई इतनी बड़ी जीत होती है तो हम जनता को जश्न मनाते हुए सड़कों पर देखते हैं, खुशी मनाते हुए देखते हैं। हमने पटना में या पूरे बिहार में ऐसा कोई नजारा नहीं देखा। और चुनाव होने के कुछ समय के बाद ही वहां जनता सड़क पर आकर अपने अधिकार मांगने लगी है। आज कल परसों ही एक वीडियो देख रही थी जहां दीपिका दीदी अपने 10,000 को लेकर मांग उठा रही हैं, और जिस तरह से दीपिका दीदियों का इस्तेमाल किया गया इस पूरे चुनाव में, तो वो सबने देखा कि किस तरह से एक चुनाव आयोग को सरकार का एक निजी एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हुए यहाँ एडिशन और डिलीशन का खेल खेला गया। वो किसी की भी मैं कहूं कि अब नजरों से बचा हुआ नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने बिहार के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में कैसे नहीं होने देना है। मैं आपको ये बताती हूँ कि डिलीशन और एडिशन का खेल यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से चला, और उसको उस समय जनता नहीं समझ पाई, क्योंकि आपके वोट कट रहे थे तो वो उन गरीब जनता के थे, उन ऐसे लोगों के थे जिनके पास इतने ना तो कोई साधन थे कि वो जाके अपने कोई चेक करते, कोई अपना इंटरनेट से या फिर जाकर अपना वहां से निकलवाते कि वो उनके कैसे कट गए। वो तो जब वोट देने गए तो उन्हें पता चला कि उनके नाम कट गए। और जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जो रोज खेती करते हैं, उनके पास ना इतने अधिकार है, ना वो इतने सक्षम है कि वो कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ खड़े होंगे, जैसे कि चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई। लेकिन अब ये जागरूक होना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। और इसके लिए मैं तो कहूंगी कि विपक्ष का भी मुंह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष अपना काम कर रहा है। यही तो है जो आवाज उठा रहा है। राहुल गांधी ने अगर इतने पहले ये वोट चोरी का मुद्दा ना उठाया होता तो क्यों डर लगता इतना सरकार को, क्यों बार बार ट्रोल आदमी उनके खिलाफ खड़ी कर दी जाती, और एक कोई रोज नया मुकदमा, कोई रोज एक नई बात राहुल गांधी के खिलाफ तैयार की जाती है। तो राहुल गांधी सीखते हैं तो पूरी दिल्ली को जुकाम हो जाता है, और ये पूरा का पूरा एक लोटस राज जो एक तंत्र है उनका तैयार हो जाता है कि कैसे राहुल गांधी को बदनाम करें, कैसे उनके ऊपर हर चीज की जिम्मेदारी या ठीकरा फोड़ा जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष जनता को चेता रहा है, बार बार चेता रहा है, और अब जरूरत है जनता के चेतने की, इसको समझने की। और जब आप कह रहे हैं कि सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें भी एक बहुत नए नए नैरेटिव खड़े किए जाएंगे जिसमें विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। ये हम देख ही रहे हैं कि अभी ये वंदे मातरम का मुद्दा सरकार ला रही है। 150 वर्ष है वंदे मातरम का, बहुत अच्छी बात है, इसे मनाइए, आप सब कुछ कीजिए। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है सरकार से कि आपकी जो, जिससे आप जो भी कहें, आपकी जो पितृ संस्था है या मातृ संस्था है आरएसएस, उसका देशभक्ति को लेकर उनके बारे में आपका क्या कहना है, जिन्होंने पूरे 52 साल तक तिरंगे को नहीं लहराया अपने ऑफिस में, वो ट्राई कलर को नहीं लहराते हैं, क्या उनको दिक्कत थी तिरंगा लहराने में? उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? उनकी देशभक्ति पर भी बहुत सवाल हैं। जब महात्मा गांधी की, हमारे राष्ट्रपिता की हत्या होती है तो कहां मिठाइयां बांटी जा रही थी और क्यों उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा उसके बाद, ये पूरा देश जानता है। तो आपकी देशभक्ति क्या है, पहले आप इसे साबित कीजिए। आपके आरएसएस के कार्यालयों में 52 साल तक आपने झंडा
क्यों नहीं लगाया देश का? आपने तिरंगे को क्यों नहीं फहराया? आपको क्या लगता था इसमें? और आपकी शाखाओं में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? कौन सा गान गाया जाता है? आप इसको स्थापित कीजिए ना। और आज आप जिस तरीके से पूरे शिक्षण संस्थानों में पूरे हमारे शिक्षा को लेकर इतिहास बदल रहे हैं, चीजों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं, और जिस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और हर बात में आप गांधी परिवार को उसका जिम्मेदार बताते हैं। यानी 70 साल पहले जो नेहरू जी ने किया था वही गलतियां थी, जो सारी जो है वो आप कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आप कब तक कीजिएगा? 11 साल से लगभग आपकी इतने लंबे समय से सरकार है। बिहार में भी वही बात थी। आप अपनी सरकार की बात नहीं करते हैं, आप 70, 75, 40, 50 बरस पहले की कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं। आखिर आपको क्या ऐसा खौफ है राहुल गांधी से? क्या ऐसा डर है? यही कि वो आपकी आंख में आंख देखकर बात करते हैं। वो देश को सच्चाई बताते हैं, किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है। ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आज जो मीडिया जो है, हमारा गोदी मीडिया जो नोएडा में बैठा हुआ है, वो इन खबरों को नहीं दिखाता है जो सरोकार की खबरें हैं। आज कोई नहीं बता रहा है इन खबरों को कि आईएमएफ ने कैसे हमें ग्रेड 3 में डाल दिया है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं जीडीपी के वो क्रेडिबल नहीं है। किस तरह से आंकड़ों को घुमाया जाता है। 2011 के ही बेस को लेकर के वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि हम तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन आईएमएफ जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है वो ही, उन्हीं के सामने आप क्रेडिबल नहीं हो, वो खुद बता रहे हैं। ये आपको नहीं बताएगा ये गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे जो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो नागरिकों से उनकी एक नागरिकता के अधिकार छीनने जैसा उनको एहसास करा रही है। ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज इस तरीके से पूरा माहौल बना दिया गया है कि जो एसआईआर में शामिल नहीं होगा, जो उस प्रपत्र को नहीं भरेगा, जो मतदाता सूची में अपने शुद्धिकरण के कार्य को नहीं करेगा, तो लगता है उसकी नागरिकता ही छीन जाएगी। इसके लिए हमें ये बहुत जानना जरूरी है, और देश के हर नागरिक को ये जानना जरूरी है कि नागरिकता केवल मतदाता होने से नहीं आती। ये बहुत दो अलग अलग चीजें। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नागरिकता का हमारा अधिकार है और वोट का जो अधिकार है वो बिल्कुल अलग है। वोट का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 में दिया गया है और उसके बिल्कुल ही अलग मायने हैं। और अगर हम नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 में है, और उसमें पूरा बताया गया है कि हमारे नागरिक होना किन किन चीजों पर निर्भर करता है। और आज ऐसा लग रहा है कि वोट के नाम पर हमसे नागरिक होने का ही अधिकार छीना जा रहा है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने जन्म के साथ ही जिसने एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, यानी हर नागरिक को, देश का जो भी नागरिक है उसे 18 वर्ष के बाद यह अधिकार मिलना है। और पहले ये होता था कि जो चुनाव आयोग है या जो चुनाव का एपरेटिस है वो खुद नागरिकों के पास जाता था उनको जोड़ने के लिए। पर यहां तो लग रहा है सारा ओनस नागरिकों को दिया जा रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप नागरिक हैं। ऐसा तो हमने कभी भी नहीं देखा। और जो स्टेट होता है वो सारे रिकॉर्ड का कस्टोडियन होता है। भाई आप है कस्टोडियन, आप अपने रिकॉर्ड्स में देखिए ना। जनता कहां से 2003 के रिकॉर्ड को चेक करके बताएगी कि मेरे दादी दादा नाना नानी ये रिश्तेदार सब उस समय कहां थे, क्या नहीं थे। मेरा अधिकार तो तभी से हो गया जब मैंने भारत में जन्म लिया नागरिक के तौर पर, और अगर मैं पागल नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई चार्जेस और मैं कन्विक्ट नहीं हूं, तो मेरा अधिकार है देने का पूरा वोट, और इसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। और आप इसमें बात ये भी लाते हैं कि घुसपैठियों को निकालने के लिए, तो वो तो बिल्कुल अलग चीज है। घुसपैठियों को आपको निकालना है तो इतने सालों से आप ही की सरकार है, तो ये कहां से यहां पर आ गए पहली बात तो, और आ गए तो अभी तक आपने इनको निकाला क्यों नहीं? उनको निकालने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट चेक कीजिए, आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, आपको जहां शक संदेह है वहां कराइए कि आप लाखों करोड़ों नागरिकों से एक एक नागरिक से पूछेंगे या उन्हीं पे ये ओनस डालेंगे कि आप साबित कीजिए कि आप नागरिक है या नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था हमारे देश में। तो ये क्या किया जा रहा है? तो मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि जो ये बीजेपी और आरएसएस की एक ये प्रवृत्ति बन गई है, और ये आज से नहीं, ये पहले से ही है, कि देश को ऐसे मुद्दों में उलझा के रखा जाए जिससे वो अपनी
जो एक बेसिक चीजें हैं उनको ही लेकर परेशान हो जाए। पहले लोग नौकरी के लिए परेशान थे, शिक्षा के लिए परेशान थे, पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे। अब तो लोगों को नागरिक खुद को साबित करना है, यही सबसे बड़ा उनके सामने संकट आ गया है। ऐसा संकट तो देश में कभी नहीं था। हम भी इतने दशकों से वोट दे रहे हैं, तो कभी हमें इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि हमको अपने सारे प्रमाण ले जाने हैं और साबित करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हम तो जन्म से ही नागरिक हैं। आप पकड़िए उन घुसपैठियों को। आप अपने अधिकार की बात न सोचें, आप अपने आप को पहले साबित कीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल, ये डर कि आप देश डर बैठाने की बिल्कुल ये डर भय। और ये जो मैं आपको बता रही हूं कि क्यों ये वंदे मातरम और इस तरह के चीजों को अभी लाया जाएगा इस सेशन में, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा ना उठा दिया जाए कहीं पर। वो जो इतना बड़ा मुद्दा है कि आज उसको लेकर पूरा डर फैलाया जा रहा है और उसको नागरिकता से जोड़ा जा रहा है, जबकि एसआईआर जो करना है वो केवल शुद्धिकरण है। जो आपको शुद्धिकरण करना है वोटर लिस्ट का, और वो एक बड़ा सरल प्रक्रिया है और वो कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती जिसमें करोड़ों की जनता का एक साथ हो। वो पॉकेट्स में होती है, पहले भी ऐसा होता आया है, और उसमें एक नियत समय सीमा के साथ 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जितना भी लगे। और आज जिस जल्दबाजी में करा रहे हैं और जिस तरह से बीएलओज मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपने आत्महत्या में वो लिख कर जा रहे हैं अपने पत्र में कि इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग को इतनी भी, मतलब मैं क्या कहूं कि उनको इतना ना कोई संवेदना है, ना कोई शर्म है, ना कोई लज्जा है कि वो सामने आकर कोई संवेदना तो उनके बारे में प्रकट करे, जिम्मेदारी तो ले। क्या वो नागरिकों का जीवन कोई जीवन नहीं था? जो उन नागरिकों का जीवन चला गया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके अधिकारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और अभी भी कितने बीएलओ जो हैं वो डर के साए में, ना आपने उन्हें कोई ट्रेनिंग दी, ना उन्हें कुछ पता है कि किस तरह से इस कार्य को करना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एसआईआर का कार्य इस तरह की डेडलाइन में पूरा कराना है। ये तो बड़ा एक बारीक काम है और इसे चुनावों से जोड़ देना ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है जो अपने समय से, नियत समय से होंगे, क्योंकि वो जो एक समय है विधानसभा के भंग होने का वो नजदीक आता होता है। लेकिन एसआईआर को कराने की कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती कि उसी सीमा के अंदर आपको कराना है, लेकिन आपको डिलीशन एडिशन करना है। यही बिहार में हुआ। आपके 68 लाख 69 लाख जो वोट कटते हैं और 24 लाख जो जुड़ते हैं, आज तक चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं कहा है कि वो कौन लोग थे जिन्हें हटाया गया और वो कौन लोग थे जिन्हें जोड़ा गया। केवल आंकड़े दिए गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। और आप ये क्या सोचते हैं और ये कैसे आप सोच लेते हैं कि कोई गरीब आदमी जो रोज की दिहाड़ी करके कमाता है उसका वोट कट गया तो वो जाएगा कोर्ट में, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने दिनचर्या, वो अपने जीवन को चला ले? तो ये बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। और आज आपने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि लोग डर रहे हैं कि हमारी नागरिकता ना छीन जाए। तो बिल्कुल सही कहा ये जो प्रशांत जी कह रहे थे कि आज सवाल किसी पक्ष और विपक्ष का नहीं है, आज सवाल लोगों के अपने जनतांत्रिक, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का है। जो हम अभी बड़े ही आराम से थे कि हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जहां 1947 से ही हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार हासिल है, हमें वोट देने से कोई नहीं रोक सकता। यही तो हमारा अधिकार है जब हम सरकार को बदलने के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज लगता है कि वो अधिकार भी हमसे खत्म किया जा रहा है और एक आवारा पूंजीवाद के हाथों से बेचा जा रहा है, मैं तो यही कहूंगी जी। आज आप ये देखिए कि जो रिप्रेजेंटेशन को भी कितना कमजोर बना दिया गया है। आज एक विधायक या एक हमारा सांसद कहता है हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी कर सकते हैं मोदी और शाह यही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट एक पावर का, अगर कहा जाए, जो एक मजबूत पिलर जो है वो ही स्तंभ होता था। आज पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन का हाल क्या कर दिया गया है यह हर कोई जान रहा है। विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पे लड़ रहा है, लेकिन आज मैं कहूंगी कि सत्ता पार्लियामेंट से हथिया कर, छीन कर जो सत्ता है वो 2-4 लोगों की मुट्ठी में आ गई है, आवारा पूंजीवाद के हाथ में आ गई है, जिसका गठजोड़ इतना बुरा बन गया है कि आज हमारी जो जितनी लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं वो सरकारी एजेंट के रूप में काम कर रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न मैं तो कहूंगी कि यही है कि सबसे पहले ये एसआईआर, ये सारी प्रक्रिया होती रहे, लेकिन इस प्रश्न को उठाना जरूरी है कि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष कैसे रहे,
उसके लिए जो उसका गठन है, उसके पुनर्गठन की मांग उठाई जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से उसे एक सरकारी नियंत्रण में ला दिया गया है, उससे हटाकर उसे सही मायनों में स्वायत्त संस्था बनाई जाए, ताकि लोगों के विश्वास की बहाली हो सके, ताकि एसआईआर को लोग संदेह की दृष्टि से ना देखें, लोग ये ना सोचे कि हमारी जो नागरिकता का अधिकार है वो भी न जाने कहां चला जाएगा, और एक डर और एक भय उनके अंदर व्याप्त ना हो कि आगे क्या होगा। और आपको बता दूं कि यही कोशिश नहीं है, कोशिश है कि देश को विपक्षहीन बनाने की, वन पार्टी रूल के तहत लाने की, वन इलेक्शन, ये सब क्या बातें की जा रही है, ये यही है। लेकिन आप जान लीजिए कि एक विपक्षहीन देश क्या होता है, वो लोगों को, नागरिकों को समझने की जरूरत है। ये मुझे लगता है नागरिकों के लिए बहुत चेतने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुद्दा आपने दिया है। सेकंड राउंड में अभी इस पे भी बात करते हैं हम। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पे भी अभी काफी चर्चा आने वाले समय में फिर से हम सुनने वाले हैं। लेकिन संजय जी, जरा आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। खबरें जो चल रही हैं, उन खबरों पे निगाहें तो आपकी खूब रहती हैं, लेकिन उन सब के बीच बिहार चुनाव के बाद, और जो अभी अंशु जी भी कह रही थी, उनसे पहले शकील जी और प्रशांत जी भी कह रहे थे कि जनता के हाथ से जो बातें अभी तक, जो जनता की डिमांड जो होती थी, उस डिमांड को आप किनारे रखिए। अब आप साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। अब आपके सामने आपके अस्तित्व का सवाल आ गया है। आपके अपने अस्तित्व को पहले आप बचा लीजिए, फिर आप अपने अधिकारों की बात कीजिए। यहां अधिकार किनारे है, और क्योंकि अभी तक जितनी पॉलिटिकल लड़ाइयां हुई हैं वो जनता के अधिकारों पे हुई हैं। हम गरीबी दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, ये सारी बातें होती रही। घर पे छत, आपके सिर पे छत देंगे, ये बातें होती रही। नौकरी देंगे, लाठियां नहीं बरसाएंगे, पेपर लीक नहीं होगा, ये सब आपके अधिकारों की बात है। लेकिन अब आपको साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक हैं। देखिए, चुनौती हर इस देश के हर आवाम, एक एक जनता के ऊपर कितनी बड़ी चुनौती लाद दी गई है। कैसे निपटे इससे विपक्ष, कैसे निपटे इस देश की जनता? संजय जी, देश की जनता नहीं निपट सकती है जब सभी संवैधानिक संस्थाएं सरकार के कब्जे में है, या सरकार के नियंत्रण में है, या सरकार की बोली बोल रही है। आप इसको जैसे भी देखिए। तो आम नागरिक क्या कर सकता है? आम नागरिक वही करेगा जो जनजी से अपेक्षा की जा रही है, या जो बांग्लादेश में हुआ है, जो नेपाल में हुआ। तो वो स्थितियां भी नहीं है अपने यहाँ। जब 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पे जी रहे हैं, तो उनको कहाँ हिम्मत आएगी कि वो जाकर के लड़ लें और ये सब जोखिम लेने जाए। भाई, अगर 10 दिन का आपके पास राशन ही नहीं है, या आपके पास महीने भर का ही राशन है, तो आप ये जोखिम कैसे ले सकते हैं कि आप जाकर के सरकार गिरा दें, सरकार पे चढ़ जाए? मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ये होगा तभी जब जो प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक, जो 272 लोग जो राहुल गांधी के विरोध में आए थे, वो समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और वो 272 ही नहीं है, वैसे बहुत लोग हैं। और बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार सबको लाभ देकर, जो जिस लायक है उसको वैसा लाभ देकर अपने पक्ष में काम करवा रही है, चाहे वो लोकपाल से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक। माने जो एसआईआर के नाम पे हो रहा है, उसको समझना और समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैंने देखा जो सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जाती हैं, वो मतलब नहीं समझने का या उस पर संदेह होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो एसआईआर में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, योगेंद्र यादव ने बार बार कहा है कि चुनाव आयोग ये नहीं बता रहा है कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था उसका आधार क्या था, और उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है जो मुझे मिल गया है, और उस आधार पे अभी एसआईआर नहीं हो रहा है। एसआईआर जो हो रहा है या एसआईआर के नाम पे जो हो रहा है उसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अलंद का मामला है, वोट चोरी का मामला है, जो राहुल गांधी ने जो सब कहा वो सब अपनी जगह है। और उसके जवाब में जो 272 लोग बीजेपी को मिल गए और जो 272 लोग आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये हालत है कि आम आदमी को पहले ही इतना गरीब और कमजोर कर दिया गया है। सबकी नौकरी, सबकी कमाई, सब पर पहले से लगातार 10 साल से जितने विरोधी हैं, सबकी कमाई और सबका धंधा रोका गया है। चाहे वो शेल कंपनियों के नाम पे हो, चाहे एनजीओ के विदेशी चंदे के नाम पे हो, चाहे जीएसटी के नाम पे हो, तरह तरह से लोगों को कमाने का जो तरीका था। मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो वो सरकार का विरोध कर ही नहीं सकता है।
जो इंडिपेंडेंटली कमा रहा था किसी तरह से वही विरोध कर सकता है, या उसी में कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। तो जो लोग विरोध कर सकते थे उन सब लोगों को कमजोर कर दिया गया। ईवीएम से गड़बड़ होता है ये पहले से साबित है, मैंने अपनी किताब में लिख दिया है, इसलिए वो अलग विषय है, वो पूरा प्रूव्ड है। मेरे लिए तो प्रूव्ड है, तो मेरी वो किताब में वो सब है, तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन अब खतरनाक ये हो गया है कि वोटर को ही बाहर कर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा चुका है और कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि मेरा नाम अगर 2003 से है, 2003 आधार वर्ष माना है इन लोगों ने, तो मैं 3 कह रहा हूं, मेरा नाम उससे भी पहले से है। तो अगर 2003 से है तो अब मुझसे डॉक्यूमेंट मांगने का या मुझे पूछने का या मुझसे अप्लाई करने की क्या जरूरत है? एसआईआर चलेगा 1 महीना, मैं नॉर्मल वोटर हूं गाजियाबाद का, और कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीने में जिस दौरान एसआईआर चल रहा है मैं यहां रहूं, और अगर मैं यहां नहीं हूं तो मेरा नाम नहीं रहेगा। ये कोई बात हुई? घुसपैठिया तो बात की बात है। और मैं यहां हूं तो जो 3 बार जब बीएलओ मेरे घर आएगा और अगर 3 बार संयोग से मैं उसको नहीं मिला तो भी मेरा नाम नहीं रहेगा। ये क्या हुआ? मेरा नाम 30 साल से है, 25 साल से है, सपरिवार है। पहले मेरा था, माता पिता के साथ था, फिर मेरा है, और फिर मेरे बच्चों का ऐड हो गया। फिर भी मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी है, क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ये पूछ रहे हैं कि क्या वोटर लिस्ट में कोई घुसपैठिया है और उसका आधार भी बन गया है तो उसको वोट देने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देने देना चाहिए। जब 2 वोटर की बात होती है या डुप्लीकेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि आदमी 2 बार वोट नहीं देगा, और एजेंट क्यों नहीं रोकता है, दोनों चीजें कही जाती है। तो वही बात बाकी मामले में भी है कि अगर कोई घुसपैठिया है तो एजेंट रोकेगा उसको, या अगर कोई घुसपैठिया है तो उसका नाम हटाने का तरीका है, उससे आप आवेदन करिए। बीजेपी जो वोटर बना रही है वो हटवाने के लिए काम कर रहे, और हटवाने के लिए आवेदन करे। तो बिहार में किसके लिए आवेदन किया था हम लोगों ने देखा, और कोई घुसपैठिया नहीं मिला, ये भी हमने देखा। तो बीजेपी क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है, और उसमें है कि किसी तरह से जो बीजेपी के वोटर हैं वही रहे, बाकी लोगों को हटा दिया जाए। ये एसआईआर में बाकायदा किया गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम रोकेंगे, राहुल गांधी ने ये कहा था कि बिहार में यही होगा, चुनाव के बाद हम आपको बताएंगे, और दोनों होने के बावजूद राहुल गांधी रोक नहीं पाए। तो ये हालत है। तो इसमें मुझे, और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोग आ गए। 272 सम्मानित विशिष्ट लोग हैं, इसलिए मैं उनकी बात बार बार कर रहा हूं कि ये सम्मानित विशिष्ट लोग नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। और अगर ये नहीं समझेंगे तो आम आदमी क्या कर लेगा, जिसको खाने के पैसे नहीं है, जिसकी नौकरी नहीं है, और जब तक और वही इनका विरोधी है या इनके खिलाफ वोट दे रहा है। जो वोटर है वो तो इनके साथ है ही है, वो तो बदलेंगे नहीं, वो तो उनके साथ है। तो मुझे लगता नहीं है कि जिस ढंग से सभी संस्थाओं पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, और जिस ढंग से वोटर लिस्ट, ये अति है, ये हद है कि एसआईआर हो रहा है। और एसआईआर में जैसे मैंने आज चेक किया कि अभी तक ये लिस्ट नहीं है, ना चुनाव आयोग के पास, ना सरकार के पास, ना मीडिया के पास, कि कितने बीएलओ मर गए। इसकी लिस्ट नहीं है अभी तक, ना बनी है ना खबर छपी है। मैं आज सुबह ढूंढ चुका और मुझे कहीं नहीं मिला। तमाम एआई से लेकर गूगल से लेकर सबसे मैंने ढूंढ लिया, अभी तक ये लिस्ट नहीं है कि कितने बीएलओ मर गए। और जब तृणमूल के सांसद मिलने गए तो वहां ऐसा कुछ भाव ही नहीं था कि बीएलओ मर रहे हैं, इसलिए एसआईआर पे कुछ सुनने करने की, क्योंकि उनको करना है और उनका मकसद ये है कि उसी से चुनाव जीतना है। पहले ईवीएम वाला जो था सो था, पन्ना प्रमुख और ये वो सब जो करते थे सो करते थे, और अब जो है ईवीएम से नहीं, एसआईआर से वोटर हटाना और वोटर जोड़ना, जो खिलाफ है उनको हटाना। और ये दिल्ली में भी हुआ था, और दिल्ली में बिना एसआईआर के हुआ था। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में की जो मतदाता सूची है उसमें बिना एसआईआर के हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या शुद्धिकरण कर रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर है, और डुप्लीकेट वोटर में कहा यह जाता है बीजेपी की तरफ से, चुनाव आयोग तो नहीं कहता है कि वो वोट कैसे देगा। तो अगर डुप्लीकेट वोटर वोट नहीं देगा, एजेंट है और उसको रोकना चाहिए, तो मरा हुआ कैसे दे देगा? तो मरा हुआ हटाने के लिए आप क्यों परेशान है? तो मरा हुआ को भी हटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा, रेगुलर प्रोसेस में हट जाएगा, रेगुलर उसमें हट जाएगा। तो आपको मरा हुआ भी हटाना है, घुसपैठिया भी हटाना है,
और उसके बहाने आप असल में उसको हटा रहे हैं जो आपका वोटर नहीं है, और ये दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट है। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ किया जा सकता है, और अगर कुछ किया जा सकता तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम करेंगे और वो नहीं किया जा सका। तो मेरा मानना है, या मुझे लगता है, या मैंने अपनी किताब के लिखने के दौरान ये भी समझा था कि पूरा मामला अनिल मसीहों के जरिए चल रहा है। तो जहां सरकार होती है वहां अनिल मसीह लोग सक्रिय होते हैं, या 272 विशिष्ट नागरिक सक्रिय होते हैं, और जब वो सक्रिय होंगे तो कुछ नहीं होगा, और जहां सक्रिय है वहां चुनाव बीजेपी जीत जाती है, जब सक्रिय है तो जीत जाती है। झारखंड में नहीं जीती, और इसी के लिए महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, वरना महाराष्ट्र में तो सरकार थी नहीं बीजेपी की, तो शिवसेना की सरकार थी। और कैसे गिराई गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विधानसभा अध्यक्ष ने क्या किया, सब आप याद करिए। तो देखिए कितने लोगों की भागीदारी है, और जब इतने लोग, अगर इतनी संस्थाएं, इतने लोग अगर भागीदारी है सबकी, और सब बीजेपी की सरकार बनवा के इलेक्शन करवाएंगे और फिर उस इलेक्शन में बीजेपी जीत जाएगी, तो कैसे रोका जा सकता है? तो मुझे नहीं, तब इतने लोगों की भागीदारी है कि उसको रोका नहीं जा सकता है, और वो दिखाई दे रहा है सबकी भागीदारी। महाराष्ट्र के केस में बिल्कुल साफ है, हरियाणा के बारे में राहुल गांधी ने बता दिया, कर्नाटक का केस आप देख लीजिए, और कर्नाटक में जो सरकार गिराने और ये सब की बात चल रही है वो सिर्फ इसलिए चल रही है कि अलंद वाले मामले में ये फंसने वाले हैं, और जब तक सरकार गिरेगी नहीं तब तक वो अलंद का मामला जहां चलती रहेगी, और अलंद का मामला बीजेपी वो सरकार नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी, वो भी जानते हैं, दोनों लोग जानते हैं। तो अलंद का मामला बीजेपी के लीडर के, बीजेपी के फॉर्मल एमएलए तक तो पहुंच ही चुका है, अमेरिका से हो ही रहा था, पैसा पेमेंट किया गया है, अब सिर्फ कनेक्शन ही तो जोड़ना है, वही तो डॉट्स जोड़ रहे हैं, सब कुछ मिल गया है। तो वो जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन चेहरा छिपाने की जगह नहीं होगी, भले उससे सरकार ना गिरे, लेकिन ये होने वाला है। उससे बचने के लिए कर्नाटक सरकार पे हमला था, जिसको इन लोगों बने कांग्रेस ने संभाल लिया, और बीजेपी ऐसे ही काम कर रही है। बंगाल में वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी बहुत बाद की बात है। बंगाल में पिछले चुनाव में वोटर लिस्ट हिंदी में गया था, बंगाली उम्मीदवार का, जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती। इंग्लिश में होता तो अलग बात थी, बांग्ला में होता तो अलग बात थी, लेकिन वो हिंदी में थी। तो बंगाल में बीजेपी अगर नहीं जीतेगी तो उसका कारण ये भी है कि इनके पास बांग्ला नहीं है और हिंदी है, अंग्रेजी भी नहीं। ट्रेंड देखिए, अभी पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड देखिए। हरियाणा में बीजेपी थी, बीजेपी वहां कर ली करामात, जैसे कह रहे हैं राहुल गांधी, उसी हिसाब से। महाराष्ट्र में बीजेपी थी, मतलब उनकी सरकार मिली जुली थी, महाराष्ट्र में हो गया खेल। आप देखिए झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं थी, खेल नहीं कर पाई। बिहार में इनकी सरकार थी, खेल कर लिया। दिल्ली में कहते हैं मिली जुली है, तो दिल्ली की बात ही छोड़ देते हैं, उस पर मैं बात करता भी नहीं हूं। लेकिन ये जो 3 राज्य हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रेंड को अगर देखेंगे तो आने वाले समय में जो 5 राज्य हैं, जिसमें असम में इनकी सरकार है, पुदुचेरी में मिली जुली सरकार, छोटा सा स्टेट है, छोटी सी सरकार है, लेकिन 3 राज्य जिसके बारे में अभी बता रहे थे प्रशांत जी, कि चाहे केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, या पश्चिम बंगाल की बात खूब होगी। अभी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल, क्या उसी की होगी, असम की बात नहीं होगी। एसआईआर की बात यह भी आ रही है कि आखिर आप एसआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं असम में, बाकी जगह आप करवा रहे हैं, वहाँ एसआर का नाम लें, कुछ और नाम लें, लेकिन असम में आप नहीं करवा रहे हैं। असम में जो फॉर्म भरवा रहे हैं आप किस ढंग का फॉर्म भरवा रहे हैं, और यहाँ जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, 12 राज्यों में जहाँ है, उस फॉर्म को देखिए तो कितनी, और उसमें वो लोग, हम जैसे लोगों को कितनी मुश्किल हुई 2003 के उस वोटर लिस्ट को खोजने में। तो इसलिए परेशानी है। और जो बात अंशु जी कह रही थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अब जनता को अपना अस्तित्व यहां साबित करना है, अपने आप को साबित करना है कि हम इस देश की जनता हैं, इस देश के नागरिक हैं हम। जब आपको अपने आप को नागरिक साबित करना है, तब तो फिर परिस्थितियां किस दिशा में जा चुकी हैं। लेकिन निराशा नहीं है संजय जी, मैं निराशावादी हूं भी नहीं, मैं निराश कभी नहीं रहता। और मुझे एक छोटा सा आप कमेंट क्लोज कीजिए, फिर जल्दी से अमलेंदु जी पास आता हूं। और जब देश की जनता बागडोर अपने हाथ में लेती है ना, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या रशिया, अमेरिका और यूरोप में इतनी क्रांतियां हुई, इन सबको आप देख लीजिए। क्रांतियों का, और इसी देश में हमने देखा है, इस देश में हम लोगों ने अंग्रेजों को कैसे भगाया, उन्हीं क्रांतियों के दम पे भगाया है। ऐसे नहीं भागे अंग्रेज यहां से।
क्लोज कीजिए, फिर जल्दी से अमलेंदु जी के पास आता हूं। जनक है और जो हो रहा है वो अति है, और वो मैंने उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। शर्मनाक ये है कि कुछ छिपा हुआ नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं, मैंने आंख मूंद करके 5 भारत रत्न दे दिया गया 1 साल में, और उसके बाद फिर कोई भारत रत्न के लायक है ही नहीं। तो हम क्यों नहीं माने कि वो भारत रत्न चुनाव के लिए दिया गया? और जिन 5 लोगों को दिया गया वो देख लीजिए, 5 वोटर वर्ग हैं अलग अलग, एक दक्षिण भारत से, एक बीजेपी का नाराज खेमा वगैरह वगैरह, एक कर्पूरी चलिए ये ठाकुर। सब करते रहेंगे। अब यहाँ तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, 5 भारत मैं रत्न कह दे रहा हूं दिए कि तो ये क्या हो सब गया? किया जा रहा है, खुलेआम हो रहा है। 1.25 करोड़ तो महिलाओं स्थिति को, कितनी खराब है। जी 1.25 करोड़ महिलाओं को आप 10-10 हजार रुपए बांट दिए और कह दिए। उसके बाद अंशु जी बता भी रही थी कि अभी पिछले दिनों क्या चल रहा है, लाइन में लगे हुए हैं महिलाएं जो नाराज हैं, जिनको नहीं मिला। हम लोग भी थे बिहार चुनाव के समय, हम लोगों ने भी काफ़ी महिलाओं से चर्चा की, बातें की कि किसी की बहू को मिल गया, सास को नहीं मिला, तो सास और बहू में लड़ाई हो गई। तो ये भी है तो बहनों में लड़ाई हो गई कि तुमने मेरा फॉर्म नहीं भरा इसलिए मुझे नहीं मिला और तुमने खुद ले लिया। तो ये है। खैर तो बाद में देंगे जी, आएंगे संजय जी, आते हैं दोबारा जल्दी से। अमलेंदु जी निराश और हताशा इनसे बाहर निकलते हैं हम, और थोड़ा आगे की, और खासकर इस संसद सत्र कैसे देखते हैं? इस सत्र को परसों से शुरुआत है, पहला दिन हो सकता है। शकील जी तो रोज शाम को बैठेंगे ही, बताएंगे ही कि अंदर खाने चल क्या रहा है, लेकिन बाहर जो कुछ चल रहा है, और उसी में हमने देखा कि संसद से सड़क तक, सड़क नहीं बल्कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था, शकील जी थे उसके गवाह, कि एक साथ विपक्ष के सारे सांसद गिरफ्तार हुए थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कि विपक्ष की सांसद, तमाम सांसद गिरफ्तार कर लिए गए थे उसी पार्लियामेंट के का जो वो है थाना है वहां पे। ऐसे ही देखेंगे हम फिर। बिल्कुल राजीव जी, ऐसे दृश्य भी आ सकते हैं, और ऐसे दृश्य अगर नहीं आएंगे तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएंगे, इतना तो आप तय मानकर चलिए। संसद के बाहर प्रधानमंत्री भाषण अवश्य देंगे, बाहर कांग्रेस का विभाजन भी करवाएंगे, बाहर खरी खोटी भी सुनाएंगे, और बताएंगे कि विपक्ष को जो है वो नकारात्मक राजनीति छोड़ दे, सकारात्मक राजनीति मोदी जी करते हैं, कभी कट्टा लहराते हैं, कभी गोली चलवाते हैं, कभी सिक्सर चलवाते हैं। तो ये सब काम सकारात्मक राजनीति है, तो यही सब करने की सलाह प्रधानमंत्री संसद के बाहर खड़े होकर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन राजीव जी, विपक्ष भी इस बार मुझे लगता है कि तैयार है, और चोट खाने के बाद और ज्यादा सतर्क हो गया है। क्योंकि जब पिछला सत्र था राजीव जी, तो उस समय बिहार का चुनाव हुआ नहीं था, और बिहार के लिए SIR लेके लाया गया था। उस समय अंदेशे थे, आशंकाएं थी कि ये वोट जो चोरी करने का मामला है, और इसके जरिए 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों के वोट काटे जाएंगे, और कुछ फर्जी वोटर इसमें जोड़े जाएंगे। लेकिन आज तो राजीव जी बिहार का चुनाव परिणाम आ चुका, और विपक्ष ये समझ चुका कि भई ये SIR जो कराया जा रहा है, ये इसीलिए कराया जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में वोट चोरियां की गई, उसी तरीके से अब ये पूरे देश में करना चाहते हैं। 12 राज्यों को उसको लिया गया है। तो विपक्ष अब पूरी तरीके से सतर्क भी है, और उसके परिणाम भी समझ रहा है कि ये किस तरीके की चीजें आगे चलकर होंगी। तो विपक्ष तो सतर्क है राजीव जी, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष संसद के अंदर भी मुद्दे उठाएगा, संसद के बाहर मुद्दे भी उठाएगा, प्रधानमंत्री को विवश भी करना चाहेगा कि प्रधानमंत्री आए संसद में, आकर बात रहे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री तो जैसे नहीं आते हैं वैसे ही नहीं आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, उस 18 घंटे में संसद में काम करना शामिल नहीं होता प्रधानमंत्री की ड्यूटी में। क्योंकि प्रधानमंत्री जब ड्यूटी की बात करते हैं, अधिकारों की बात तो करते नहीं है। प्रधानमंत्री ने ब्लॉग लिखा संविधान दिवस पे, और जनता से कहा कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए, अधिकारों की बात कीजिए ही मत। तो प्रधानमंत्री की ड्यूटी में तो संसद में आना शामिल नहीं है, चूंकि ऐसा लगता है प्रधानमंत्रियों की संसद में आना शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, और राजीव जी ये बड़े मसले होंगे। मुझे लगता है कि ये SIR का मुद्दा एक बड़ा मसला होगा, बिहार में जो कुछ हुआ ये एक बड़ा मसला होगा। इसी तरीके से और कई मसले होंगे कि किस तरीके से ट्रंप जो है रोज भारत को बेइज्जत कर रहे हैं, और मोदी जी खामोश बैठे हुए हैं। IMF ने जिस तरीके से झिड़की दी है, वो भी मसला निश्चित तौर पे होगा। नेपाल ने नोट छाप दिया, उस नोट पे भारत के हिस्से अपने हिस्से दिखा दिए, ये मसला भी होगा। चीन किस तरीके से भारत के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और हमारे नागरिक को फ्लाइट से नीचे उतार लेता है,
और 18 घंटे बंधक बनाकर रखता है, ये मसला भी होगा। बहुत सारे मसले इसमें होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लेकर आएगी राजीव जी सीधी सी कि वो वंदे मातरम लेके, एक तरफ तो आप बता रहे हैं मोदी जी की वंदे मातरम के 2 स्टेंजा लिए, पूरा वंदे मातरम नहीं लिया। दूसरी तरफ आप तुरंत निकाल दे रहे हैं कि वंदे मातरम जो है वो आप गाएंगे नहीं वहां संसद के अंदर, तो ये भी आप बता रहे हैं। तो भाई संसद के अंदर तो नहीं गाएंगे, संसद कोई संघ की शाखा थोड़ी नहीं था वंदे मातरम नहीं गा सकते, कोई संघ की शाखा में नहीं गा सकते, संघ की शाखा में गाया भी नहीं गया। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2 स्टेंजा लिया। अरे हेडगेवार साहब से कहते कि पूरा वंदे मातरम लेके गाते संघ की शाखाओं में, नमस्ते सदा वत्सले की जगह उसी वंदे मातरम को रखते कि भाई यही गाया जाएगा, पूरा गाया जाएगा। तो मोदी जी ऐसा करवा नहीं पाए हेडगेवार साहब से, ना गुरु गोलवलकर साहब से। चलो इन सबसे नहीं है तो मोहन भागवत जी से ही करवा लो। तो मोहन भागवत जी का ये संघ की शाखाओं में नमस्ते सदा वत्सले नहीं गाया जाएगा, पूरा का पूरा जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप संसद के अंदर भी कह रहे हैं कि यहाँ वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप। अच्छा वंदे मातरम से चलिए छोड़िए, आपको दिक्कत है, आप कह जय हिंद भी नहीं कहेंगे। अरे भाई तो क्या पाकिस्तान बोलेंगे क्या? अगर जय हिंद भारत में नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान में जाकर बोलेंगे? तो ये सवाल तो बनता है राजीव जी सरकार से कि अगर हम भारत में रहकर जय हिंद नहीं बोल सकते तो क्या पाकिस्तान में जाकर जय हिंद बोले कि अमेरिका में जाकर जय हिंद बोले? तो मोदी जी जवाब दे दें इसका कि भाई जय हिंद जाके अगर ये भारत में नहीं बोलना है तो क्या पाकिस्तान में जाके बोलना है? बहरहाल राजीव जी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि काफी तनातनी रहेगी, और लगता यही है कि ये संसद का सत्र एक तो बहुत छोटा सत्र राजीव जी रखा गया है। मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद ये पहला ऐसा सत्र होगा जब से संसद बैठना शुरू हुई है 1952 के बाद से कि इतना छोटा जो है वो शीतकालीन सत्र रखा गया है। छोटा सत्र होगा लेकिन इरादे सरकार के भी बड़े लगते हैं राजीव जी। पूरे तरीके से कोशिश की जाएगी कि संवैधानिक तरीके से भी कुछ कब्जे जो किए जा सकें। असंवैधानिक तरीके से बहुत सी चीजें हो ही रही हैं, तो लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना यही होगा कि फिर से जो है आप पक्ष को पूरी तरीके से आप निलंबित करें, सरकार नहीं चलने दें। रात को 3 बजे आप संसद चलाएं और 3 बजे अचानक से जो आप कानून लेकर आए और उसको पास करा दें, जैसा कि पहले हुआ। ये सब भी होगा। तो ये सब सारी चीजें होंगी, ऐसा लगता है कि ये चीजें होंगी। लेकिन राजीव जी जो मुख्य प्रश्न है और जिसकी तरफ आपने भी ध्यान दिलाया और अंशु जी ने भी उसकी तरफ ध्यान दिलाया, हम लोग उस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं कि लोकतंत्र किसी नेता के बचाने से नहीं बचेगा और किसी अफसर के बचाने से, किसी सुप्रीम कोर्ट के बचाने से नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन हो सकता है, संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र अगर बचेगा तो लोकतंत्र जनता ही बचाएगी, क्योंकि लोकतंत्र किसी नेता की आवश्यकता नहीं है, लोकतंत्र इस जनता की आवश्यकता है। और जनतंत्र पे अगर हमला हो रहा है, इस लोकतंत्र पर अगर हमला हो रहा है तो जनता को ही उठाना होगा। क्योंकि राजीव जी शुरुआत हुई थी अल्लामा इकबाल के शेर से कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि साल अच्छा है, तो अल्लामा इकबाल का ही एक शेर है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो इस सरकार जो है राजीव जी, ये आम आदमी की दास्तान मिटाने पर तुली हुई है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज भारत का इतना नहीं बिगाड़ पाए थे जितने ये काले अंग्रेज जो आ गए हैं, ये इस जनतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। जो हमारी लगभग 150 सालों की लड़ाई थी अंग्रेजों से, उसके नतीजे में हमको जो आज़ादी मिली, हमारे हजारों आज़ादी के नायकों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन का उत्सर्ग किया, और ये जो थे ये सब पर्दे के पीछे से मिले हुए थे। देखिए वंदे मातरम से परेशानी इसीलिए है क्योंकि ये तो वंदे मातरम जो तो समझते थे भारत माता जो है इनकी, वो ये तो विक्टोरिया माता को समझते थे अपनी, इन्होंने कभी नहीं गाया वंदे मातरम। तो ये इसलिए जो है इनको वंदे मातरम से ये चिड़ होने लगी है, इसलिए जय हिंद से इनको चिड़ होने लगी है। तो ये सारी चीजें हैं। तो निश्चित तौर पे समझना जनता को है, लड़ाई जनता को लड़नी है। राजनीतिक दल आपकी लड़ाई का नेतृत्व कर सकते हैं, और आजादी की लड़ाई भी राजीव जी जब जनता ने लड़ी तभी आजादी मिली थी। महात्मा गांधी ने जो काम किया था वो आकर यही किया था कि जो आजादी की लड़ाई जो जनता की लड़ाई नहीं बन सकी थी उसको जनता की लड़ाई बनाया, और जब जनता सड़कों पर उतरी तो अंग्रेज यहाँ से भागे थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल इसीलिए हुआ क्योंकि वो जनता की लड़ाई नहीं थी, वो राजे रजवाड़ों की लड़ाई थी, इसीलिए विफल हुआ। लेकिन जब आजादी का आंदोलन जन आंदोलन बना तो वो कामयाब हुआ और अंग्रेज यहाँ से भागे। तो इसलिए कोई मतलब राजनेता जो है वो लोकतंत्र नहीं बचाएगा, वो आपकी लड़ाई का नेतृत्व कर सकता है, उसको एक दिशा दे सकता है, भटकने से रोक सकता है,
लेकिन लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की, वो जनता को लड़नी होगी और अपने अधिकार समझने होंगे। जी जी बिल्कुल। जनता कुल मिलाकर हम वहीं जाते हैं जहां आवाम की बात होने लगती है, और होगी भी, क्योंकि चिंता उसी की होनी भी चाहिए। पार्टियां कोई भी रहें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और खासकर विपक्ष को तो सत्ता पक्ष के ऊपर प्रहार करना ही चाहिए, और जनता उनके साथ कैसे आए इस पर भी सोचना चाहिए। लेकिन संसद का ये सत्र क्या लेकर आ रहा है, जरा ये समझते हैं। शकील जी, समय अपने पास मात्र 15 मिनट है और आप सबके पास एक एक बार आना है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम लोग अपनी बात अब रखें, खत्म करने की तरफ बढ़ें। शकील जी, क्या ये संसद का सत्र जिसमें अभी बता रहे हैं अमलेंदु जी की जय हिंद वंदे मातरम, राज्यसभा में तो कह दिया गया है, आप राज्यसभा भी कवर करते ही हैं, लोकसभा भी करते ही हैं, और क्या कुछ होने जा रहा है इस मसले पे, और क्या एसआईआर को लेकर भी वहां कुछ अभी तक सुगबुगाहट है, कोई बात है? पॉल्यूशन को लेकर भी एसआईआर पे, पॉल्यूशन पे, इन पे सारे के सारे मुद्दों पे कांग्रेस और विपक्ष जो है काम रोको प्रस्ताव रखने जा रही है, और पहले दिन से सोमवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस पर चर्चा की मांग करेगी। राहुल जी, अभी जो बात हो रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जनता को बरगलाना आसान है, जनता को बरगला के अन्ना हजारे जैसा आंदोलन खड़ा करना आसान है, या 1975 और 77 में किया था दूसरी आजादी जैसा, वो आसान है। लेकिन जन शिक्षण के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से जनता के असली मुद्दे बताकर उन्हें खड़ा करना थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी जो बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल काम कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए, वीपी सिंह का आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, इसने जनता की समस्याओं को हल नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो अलग किस्म का काम है, और उनका विरोध किस स्तर पे होता है कि संसद के अंदर उन्हें घुसने के लिए रोकने की कोशिश होती है मुख्य द्वार से, वहां बांस आते हैं। वह हमला आपको याद होगा, उल्टा राहुल गांधी पे आरोप लगा दिया था, एक सांसद जाके भर्ती हो गए थे। हाथरस में पैदल अगर जाते हैं संसद से, संसद का ये हाल है और सड़क का ये है, तो वहां धक्का मार के गिरा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जनता अपने आप कभी भी तैयार नहीं होती, उसको राजनीतिक नेतृत्व भी तैयार करता है, और वो काम हो रहा है। गति उसकी बहुत धीमी है, लेकिन इसलिए है, इसके कारण को समझना पड़ेगा कि मीडिया अगर साथ दे तो यही गति 100 गुनी बढ़ जाएगी। मीडिया तो उल्टा जो है जनता को उस नशे में फिर से डुबोने की कोशिश कर रही है। एक सवाल जो है जनता का, या जनता के लिए उठाए जाने वाले नेताओं का, वो आगे नहीं बढ़ाती है। आप देखिए कि प्रदूषण का इतना बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी मौन, चुप। कल राहुल गांधी ने कहा, एक शब्द नहीं बोल रहे, और आज तो यूरेनियम की बात आ गई। केंद्रीय भूजल बोर्ड की इतनी बड़ी रिपोर्ट CGWB की कि दिल्ली के पानी में सुरक्षित सीमा से बाहर यूरेनियम है, पानी नहीं, हवा नहीं। और बड़ी बातें हम क्या करें, और ये भी आज कांग्रेस ने उठाया। संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जनता के शिक्षण का ही कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि 6-7 साल हर व्यक्ति की उम्र कम हो रही है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि हेल्थ इमरजेंसी है, यहां तक बोल दिया कि दिल्ली छोड़ जाओ। इससे ज्यादा बात क्या होगी? तो जनता समझेगी, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि जनता को आज वो अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और सिर्फ कर्तव्य 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 याद दिला रहे हैं। मोदी जी का हर भाषण यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होता है, कर्तव्य पद बना देते हैं वो। जनता के अधिकारों की, जी हाँ, जनता के अधिकारों की बात करना ही मुश्किल है। और जो अभी कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि जब सरकार होती है इनकी, मसीह आ जाते हैं, 272 आ जाते हैं, और जब सरकार नहीं होती, उन्हें बताया, उसी तरह के नकली आंदोलन आ जाते हैं, जैसे अन्ना हजारे के जरिए 2004 में सरकार दी। तो ये समस्या है, और संसद में ये उठाए जाएंगे निश्चित ही तौर से। राहुल गांधी उठाते हैं, अखिलेश यादव उठाते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी उठाती है, संसद जाएंगे। लेकिन अब जनता को मालूम ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मीडिया उसको दिखाएगा ही नहीं। जी। मीडिया पे कब्जा जो है आज की तारीख का
सबसे बड़ा शिकंजा है। सारी संवैधानिक संस्थाएं फेल हो गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर हो रहा है मीडिया पे, जो इन्होंने शिकंजा कस रखा है। जी राजीव जी। जी प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं संसद के आने वाले सत्र को? जी देखिए, शकील जी ने बहुत ही जो असली बात है वो रखी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता, उसका काम बहुत बड़ा होता है और वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सी आलोचना करते हैं, बड़े सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी, कि साहब हरियाणा का मुद्दा क्यों उठा दिया बिहार के बीच में वोट चोरी का, या ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये एनजीओ टाइप के काम है, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन ये जरूरी काम है, क्योंकि अपोजिशन चुनाव आयोग का क्या करेगा? अगर कोई सत्ता इतनी बेशर्मी पे है तो वो चुनाव आयोग का क्या करेगा, वो ईडी सीबीआई का क्या करेगा, जो अपोजिशन के यहाँ ही जाती है। तमाम तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन आया है, और पहली बार राजीव जी, पहली बार इस भारत में इंस्टीट्यूशनल करप्शन इतने बड़े पैमाने तक आया है, जिसमें कि कोई संस्था बची नहीं। सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पर वो उनके, अगर आप वो देखेंगे वीडियो जो लाइव आता है, आप उसके लाइव दिखाते हैं, तो वो जूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जूम की वो सेमिनार चलती है वहां पे, कि आधार कार्ड पे वो मौलिक बहस चल रही है। जब आधार कार्ड आया था तब हम लोग क्या करते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या आईआईसी में, वो मौलिक बहस अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस चला रहे हैं या वकील चला रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके सामने एक मुकदमा है, और वो मुकदमा जनता के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर रहा है। उसमें आप सेमिनार चला रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एक डिग्रेडेशन हुआ है देश में, ये बड़ा खतरनाक है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी केवल बूथ मैनेजमेंट करके आप नहीं जीत सकते। ये जो मुकाबला है पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये कुछ और तरीके की चीज है। ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस हो तो समझ में आता है, ये अकेली बीजेपी नहीं है। अभी शकील जी ने कहा कि मीडिया की बात, हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि इंडिया गठबंधन सिर्फ एक काम कर रहे, और कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, कि वो अपनी मीडिया पॉलिसी को ठीक कर रहे, और अपना और मीडिया पॉलिसी के जरिए आपको तय कर। देखिए, गोदी मीडिया जो है, जो भी मीडिया है, वो मीडिया आपका कभी नहीं होगा। आप वहां बैठकर किसी संबित पात्रा को, किसी प्रवक्ता को, कोई शहजाद पूनावाला को वहां पे चित्त कर देंगे अपने आर्गुमेंट से, रिसर्च से, और उसके बाद ट्विटर पे आप उसका वीडियो डाल देंगे और आपको 1000 लाइक्स आ जाएंगे या रिट्वीट हो जाएगा। उससे कुछ नहीं हो रहा है। वो एक इको चैम्बर में घूमता रहता है। आप उसको रिट्वीट कर देंगे, हम रिट्वीट कर देंगे, हम इनके चलो ठीक है, इनकी बात भी जानी चाहिए। लेकिन जब तक ये विपक्ष अपना एक मीडिया पॉलिसी नहीं अपनाएगा, और 2-3 बड़े स्पष्ट उदाहरण हैं। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा मीडिया हो गया था। उन्होंने एक नया अपना एक मीडिया डिस्कवर किया और अपना नैरेटिव चलाया। हम उससे सहमत असहमत की बात नहीं है, बात यह कि उन्होंने किया क्या। इसी प्रकार आप देखिए कि अभी ममदानी का जो मामला हुआ, तमाम सारे उदाहरण हैं दुनिया में कि जब लोगों ने एक नया तरीके का मीडिया को इस्तेमाल करके मीडिया पॉलिसी के जरिए पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपना केस स्टडीज आप देखिए, तमाम सारे हैं। लेकिन बात मैं फिर से कह दूं कि जब तक इंडिया गठबंधन अपनी मीडिया पॉलिसी को रिव्यू नहीं करेगा,
और तब तक यही ऐसा होता रहेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सरकार नहीं है, ममता बनर्जी वहाँ पे पूरा कोशिश कर रही हैं और बीजेपी हो सकता है कामयाब ना हो। वहाँ पे एक और मामला है कि वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलती, वहाँ जातिवाद का, जातियों के खेमे नहीं है उस तरीके से जैसे कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में है। तो वो वहाँ पे लंबे समय से जो वामपंथी सरकारें रही उसने ये सब चीजों को डिफ्यूज कर दिया। ममता बनर्जी वो पॉलिटिक्स नहीं करती है, तो वो डिसएडवांटेज है बीजेपी का वहां पे। तो लेकिन असम में अच्छी टक्कर होगी, तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं और वहां के नैरेटिव में बीजेपी जा भी नहीं सकती। केरल में बीजेपी नहीं है, उसमें वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस गठबंधन के बीच में लड़ाई है। तो लेकिन ये चुनाव आप उनके पक्ष में कुछ तक कर लें, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए आपको एक बड़ी स्मार्ट मीडिया स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसकी कोई मुझे ऐसी सुबुगाहट, ऐसी भनक, ऐसे प्रयास दिखते नहीं है। आपका निर्भरता उसी पे है जो आपका दुश्मन है। जी, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अंशु जी, आप कैसे देखती हैं? एक शॉर्ट आपसे भी समझना चाहता हूं, और ख़ासकर जबकि अब एक प्लेटफॉर्म होता है, जब पार्लियामेंट चलती है तो बहुत सारी चीज़ें, सबका ध्यान पार्लियामेंट पे होता है, सेशन पे होता है, और ऐसे में अगर आपके ध्यान की बात करूं तो आप क्या कुछ देखती हैं इन 1 तारीख से 19 तारीख के बीच? देखिए, पार्लियामेंट सेशन तो चलेगा ही, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन को हम देखते आ रहे हैं कि पिछले समय से किस तरह से हाईजैक कर लिया जाता है, या जब विपक्ष मुद्दे उठाता है तो उसे इस तरह बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि ये तो जरूरी कामकाज में रोड़ा डाल रहे हैं, यही देश में विकास नहीं होने देना चाहते, इनके पास कोई राष्ट्रवाद नहीं है, ये तो राष्ट्रभक्त नहीं है, इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है। हम तो ये भी देखते हैं कि जब राहुल गांधी बोलने खड़े होते हैं पार्लियामेंट में तो उनका माइक भी ऑफ कर दिया जाता है। स्पीकर का तो रवैया हम सभी लोगों ने देखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो चैनल चलते हैं वो किस तरीके से दिखाते हैं चीजों को, वो सबको पता है। जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो मीडिया जिस तरीके से पूरा मुट्ठी में किया हुआ है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर मुझे तो लगता है राजीव जी, इससे भी बड़ी चुनौती ये है, हम बात यहाँ कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है या चुनाव नहीं जीत पा रहा है विपक्ष, या ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, विपक्ष को ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी वो क्या बनाएगा जब डिलीशन और एडिशन से सारा खेल पलट दिया गया है, जब देश में विपक्षहीन पूरी तरीके से करने की एक मुहिम चलाई जा रही है। तो ये तो अब जनता को सोचना है कि जब विपक्ष नहीं रहेगा तो उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनकी आवाज कौन उठाएगा। वो धीरे धीरे हम कहीं उस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। चुनाव तो रूस और चाइना में भी होते हैं वन पार्टी सिस्टम के अंदर, कौन से लोकतांत्रिक अधिकार वहां पर जीवित हैं? आप ये देखिए, बिहार में विपक्ष को जो इनको आरजेडी को 25 सीट पे ला दिया या खत्म ही कर दिया गया है, या और जगह पे इस तरह से किया जा रहा है, अब तो राज्यसभा में भी आप नहीं भेज पाएंगे, दोनों आपके सदनों में कब्जा हो जाएगा। तो ये सदन फिर चलना और इसमें क्या मुद्दे पास हो रहे हैं, तो जब नंबर है तो वो तो फिर सारी चीजों को बेमतलब कर दिया जाता है, बेमानी कर दिया जाता है। आज बड़ा सवाल ये है कि जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए जनता जो ये सोचती थी 5 साल बाद हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में इतना बड़ा अधिकार है कि हम इन नेताओं को अपने दरवाजे पर जो आएंगे हम बता सकते हैं कि तुम सही काम नहीं करोगे तो तुम्हें हरा सकते हैं, लेकिन वो अधिकार अब जनता से ले लिया गया है। उन्हें पता ही नहीं है कहां वोट दे रहे हैं, कहां वोट जा रहा है, कहां डिलीशन हो रहा है, कहां एडिशन हो रहा है। जिसको हराना चाहते हैं वो हार नहीं रहा है, जिसको जिताना चाहते हैं वो जीत नहीं रहा है। जनता ठगी हुई खड़ी है, क्योंकि जो हमारा चुनाव आयोग है वो एक कहा जाए कि बहुत ही पक्षपात तरीके से पूरा काम कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। तो जब आपने चुनाव आयोग के लिए पूरा रूल ही बदल दिया, जब आपने उसमें से जो एक कोर्ट का भी पक्ष रहता था उसको हटाकर जब आपने पूरी तरह से इसे सरकारी नियंत्रण में ला दिया है और उसके ऊपर आपने निष्पक्षता पे इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी पे, जब चुनाव ही सही नहीं हो रहे तो यहाँ पक्ष विपक्ष, तो विपक्ष चुनाव लड़के भी क्या कर रहा है। मेरा तो ये मानना है कि चुनाव आयोग के पुनर्गठन के लिए एक बड़ा मंथन और सवाल खड़ा होना चाहिए देश भर में, इस पर चर्चा चलनी चाहिए कि उसकी स्वायत्तता को बरकरार किया जाए। जब चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे, वोट का मेरे पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, तो मैं ये विपक्ष पे ठीकरा पड़ूं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी,
तुमने तो क्या ही नहीं की, तुम्हारे अंदर तो कोई एकता नहीं थी, जाति समीकरण ये सही नहीं था, वो चीज सही नहीं थी। तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें बहुत ही बेमानी है। जब तक लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, वोट का अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, जब तक हमें एक जरा भी संदेह है इस पूरी प्रक्रिया पर, तब तक हर नागरिक को ये समझना होगा कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। जी, आवाज आपकी जा रही है। क्या इसे रशिया और चाइना बनाया जा रहा है? क्या किया जा रहा है देश में? उन्हें समझना होगा कि एक लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए वहां विपक्ष का भी रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष कई मायनों में सरकार भी होती है, ये हमें जानना चाहिए। जब कभी देश में भारी खतरा होता है तो कैसे, क्यों सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? क्यों विपक्ष के जब थी सरकार तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था कांग्रेस सरकार ने बाहर विदेश में? क्यों इस तरह से ये चीजें होती थी? क्योंकि विपक्ष भी एक सरकार की ही भूमिका में होता है, उस तरह की पावर होती है। लेकिन आज आप विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी सेहत के लिए आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, विपक्षहीन बना रहे हैं, पंगु बना रहे हैं लोकतंत्र को। और ये लोगों को समझने की जरूरत है। आप 5 किलो के राशन के लिए, आप 10,000 के लिए, आप ये सारी फ्रीबीज के लिए आप अपने वोट को मत बेचिए, क्योंकि आपके आने वाली पीढ़ियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। तब आपके पास कोई सवाल करने की ताकत नहीं रहेगी। 5 साल बाद नेता को जिस तरह से आज आप भगा देते हैं ना, उसकी गाड़ी पे पत्थर मार देते हैं, तब ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपका वोट खरीदा जा चुका है। उसे पता है कि सारी चीजें क्या से चल रही हैं। तो आपका यह अधिकार भी खत्म हो जाएगा। जहां हम कहते हैं जनता जनार्दन है, लोकतंत्र जनता से चलता है। अगर लोकतंत्र जनता से चलता है, जनता मालिक है, तो आप मालिक बने रहिए। अपने मालिक बने रहने के अधिकार के प्रति सचेत होइए। विपक्ष आपको जगा रहा है तो इस विपक्ष का भी पक्ष बनिए आप, क्योंकि विपक्ष कैसे रहेगा जब विपक्ष के साथ कोई नहीं रहेगा। और जो भी चीजें हो रही हैं, जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का शरण हो रहा है, जिस तरीके से जो हमारा कोर्ट भी है, वो भी मैं कहूंगी कि कई मायनों में टाल रहा है चीजों को, या सही चीजों को उस दिशा में नहीं ले जा रहा, बहुत लंबा समय लग रहा है। तो ये सब जनता को समझने की जरूरत है। क्यों इस तरह से होता है कि बड़े बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद लाभ देकर कहीं राज्यपाल बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई पद दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये कानून लाके इस चीज को बंद किया जाता? ऐसा बहुत हम देखते हैं, यूएस में है, यूके में है, कई तरह के वहां पर इस तरह के कन्वेंशन हैं कि वहां ऐसे पद लेते ही नहीं है जजेस, या जो इस तरह के होते हैं ऑफिशियल्स। आप एक लोकतांत्रिक स्वायत्त संस्था को स्वायत्त बनाइए, उसकी स्वायत्तता कायम करिए, नहीं तो हमारा देश वहां पहुंच जाएगा कि हमें, अब क्या कहूं कि 1947 के पहले का सोचना पड़ेगा कि हमें वही विक्टोरिया के गीत हम गा रहे हैं या भारत माता के गीत गा रहे हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा। और केवल धर्म ध्वजा फैलाने से इस लोटस राज में हमको वो खुशियां नहीं मिलेंगी, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार हमको नहीं मिलेंगे। ये जनता को चेतना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। इसके लिए विपक्ष को बनाए रखिए, ये भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। और विपक्ष की जो एक मशाल राहुल गांधी जला के चल रहे हैं, उस इंसान को समझिए, किसी नैरेटिव के बहकावे में मत आइए, क्योंकि आपने सही कहा जो सर कह रहे थे कि वो एक धीमा काम कर रहे हैं, वो जनता को शिक्षित कर रहे हैं। वो कोई नैरेटिव या वो कोई इसके सहारे से या कोई भाषणबाजी से या बहुत एक कहा जाए कि 56 इंच का सीना या इस तरह की बातों से वो चीजों को गढ़ नहीं रहे। वो जनता को शिक्षित करके उनके लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं कि पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन से चलता है, वो रिप्रेजेंटेशन आपका है, जनता का है। उस रिप्रेजेंटेशन को बरकरार रखिए। कल आपको आपका सांसद आकर ये ना कहे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो चीजें हैं बड़े बड़े पूंजीपति और जो सरकार के जो वो केवल 2-4 हैं वही सब चलाते हैं। हम ये आपकी आवाज पहुंचाने का भी कार्य अब नहीं कर सकते हैं। तो ये स्थिति ना आने दे जनता, इसलिए विपक्ष की आवाज भी इसी जनता को बनना पड़ेगा, मैं ये सोचती हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से संजय जी, फिर क्लोज करते हैं। संजय जी, क्या आपको भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन, और जिसमें रिवाइवल की बात, जिसको फिर से एक उसके गठन की बात होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन अगर इस लोकतंत्र की जड़ में अगर कोई दीमक का काम कर रहा है, अब खुले तौर पे बात हो रही है इसलिए मैं कह भी रहा हूं, और वही बात अभी अंशु जी भी कह रही थी दूसरे शब्दों में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्या यहां इलेक्शन कमीशन के ऊपर
दोबारा संसद, चूंकि संसद की कार्रवाई अब शुरू हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या संसद में फिर से बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से मैंने वो जी, अंशु जी कुछ जोड़ रही हैं। जी अंशु जी। सत्र में महाभियोग लाने की भी बात हो रही थी, लेकिन तैयारी पूरी नहीं थी, तो वो शायद चीजें वहां दब गई। मुझे लगता है कि इस पर सीरियसली विचार होना चाहिए। नंबर एक अलग बात है कि नंबर हो ना हो, लेकिन ये चर्चा जानी चाहिए जनता तक। जब तक इस पे डिबेट होगी, बात चलेगी, ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है तो वो अपने कितने बड़े अधिकार से वंचित होने वाले हैं। और आप तो ये ऐसी बात हो गई है कि आपने इतनी इम्यूनिटी दे दी है कि हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या चुनाव आयोग भगवान से भी ऊपर हो गया है? हमारे देश में सबसे ऊपर हो गया है। ऐसा तो मतलब उसके ऊपर वो हर चीज से इम्यून है। ये एक बड़ी सोचने की गंभीर बात है। जी जी, संजय जी। ये बीजेपी की जो कार्यशैली है और उसके पास जितना पैसा है या या पैसे से जो ताकत है, उसमें वो कुछ भी प्रचार कर लेता है। माने जो ये प्रचार किया गया कि स्विस बैंक में इतना पैसा रखा है कि वापस ले आएंगे तो सबको 15-15 लाख मिल जाएगा, वहां से लेकर 2G स्कैम, ये कोल स्कैम, कुछ नहीं साबित हुआ, कुछ नहीं मिला। ना स्विस बैंक में पैसा था, ना कोल स्कैम में कुछ मिला, ना 2G मिला। और 5G को इन लोगों ने 2G से बहुत कम रिजर्व प्राइस रखा था और रिजर्व प्राइस नहीं मिला। तो अब कांग्रेस को ये चाहिए था ये प्रचार करना कि आपने 2G में इतना हंगामा मचाया, कुछ नहीं मिला, 5G आप रिजर्व प्राइस पे नहीं बेच पाए और 5G का प्राइस 2G से बहुत कम आपने रखा था। लेकिन ये प्रचार करके कांग्रेस उस लेवल पे जाए, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कांग्रेस उस लेवल पे जाए या उसको जाना चाहिए। बीजेपी को ये सब बंद करना चाहिए या इसका उपाय होना चाहिए कि बीजेपी कैसे रुके, वो चुनाव आयोग को करना है। तो जब तक चुनाव आयोग ठीक नहीं होगा तब तक बीजेपी ये करे। कुछ भी होता है और व्हाट्सएप पे चला आता है कुछ भी, उसका उल्टा। माने चुनाव आयोग पे आरोप लगा और व्हाट्सएप पे चला आया बीजेपी का बचाव। तो ये इतना मजबूत तंत्र है। माने मैं किसी वैसे बीजेपी वालों को नहीं जानता हूं, लेकिन जिन लोगों को मैं छोड़ नहीं सकता या जिनको मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, उन्हीं लोगों के साथ व्हाट्सएप पे हूं। और तब मेरे पास इतनी चीजें आती है बीजेपी के फेवर में, फालतू चीजें, कि मैं ये समझिए कि जो बीजेपी वाले हैं उनके पास कितना जाता होगा। तो उस हिसाब से बीजेपी जो हवा बनाती है, और इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उसमें झूठ बोलना, गलत बोलना, अनैतिक हो जाना सब शामिल है। तो ये सब करके अगर वो अपना प्रचार कर ले रहे हैं, और सिर्फ अपना प्रचार नहीं कर रहे, राहुल गांधी को बदनाम भी कर रहे हैं, या विपक्ष को या सामने वाले को बदनाम भी कर रहे हैं, तो ये तो चुनाव आयोग को देखना है। और उसमें अनैतिक होने का एक लेवल होना चाहिए कि आप कितना अनैतिक होंगे। तो जो बीजेपी विपक्ष में थी तो जो बोलती थी, अभी बिल्कुल उसका उल्टा बोल रही है, और सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। मैंने अरुण शौरी ने खुद कहा था कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तभी मेरे खुलासे आते हैं, और जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे खुलासे अब तब करते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन होता है, ताकि पार्लियामेंट में हंगामा मचे। तो ये तो अरुण शौरी घोषित रूप से कह चुके हैं, और उन्होंने तब कहा था, मुझे याद है इसलिए। और वो अगर कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, और खुद करते थे। तो बहुत बुरा हाल है, और इतने इमोरल हैं, इतने इमोरल हैं, और पैसे के दम पर कुछ भी कर ले रहे हैं। और मैंने वैसे प्रचारक भी हैं, मैं वैसा प्रचार नहीं करूंगा, तो वैसे प्रचारक भी है उनके पास। तो इसलिए वो जो कर पा रहे हैं उसको बिना रोके, और वो रोकना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग जब तक निष्पक्ष और सख्त नहीं होगा, मतलब सिर्फ निष्पक्ष होने से नहीं होगा, उसको सख्त भी होना होगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल ये इमोरल है, ये कानूनन गलत है, वगैरह वगैरह, सब पे जब तक नहीं रोकेगा तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा कैसे होगा? जी बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे थे, समय खत्म हो चुका है। प्रशांत जी जल्दी। बस मैं एक सेंटेंस कह रहा हूं कि बीजेपी नैतिक अनैतिक की बाधाओं से बहुत ऊपर है, और चुनाव आयोग को हम जानते देख रहे हैं, उसमें क्या बहस करें। जी जी जी। अमलेंदु जी, आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं राजीव जी, अब इसमें क्या जोड़ना, सारी बातें हो चुकी हैं अब। लेकिन बस ये है कि जो नई जंग की तैयारी में इंडिया गठबंधन है, तो अब देखना ये कि जंग जो है वो संसद के अंदर भी होगी और संसद के बाहर भी होगी। तो अब यही देखना है। मुझे लगता है कि संसद के अंदर भी जंग होगी, संसद के बाहर भी जंग होगी, और मोर्चा हर मोर्चे पर खुलेगा। मतलब संसद भी गुंजायमान रहेगी, सड़कें भी गुंजायमान रहेंगी, और जनता भी, मुझे लगता है राजीव जी, सड़कों पर दिखाई देगी। क्योंकि अब ये अधिकारों पे हमला जो सीधे सीधे जनता के, विपक्ष के अधिकारों पे क्या हमला है, संसद रहेगी। लेकिन हाँ राजीव जी, एक चीज अब ये देखना है,
सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, बहुत अच्छी बात है, संविधान का कस्टोडियन है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां दलील रखी SIR पर करते समय, और उन्होंने जब अनुच्छेद 327 की बात रखी और साफ तौर पर कहा कि भाई चुनाव आयोग 324 से लेकर 326 तक अनुच्छेद का हवाला देते हुए जो हलफनामा दे रहा है, तो आप इसके आधार पर संसद की शक्तियां नहीं छीन सकते कानून बनाने की, और कानून बनाने की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है और चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। तो इसलिए 327 जो है वो संसद को शक्ति देता है। अब देखना यह है राजीव जी कि वो जो संविधान के आगे माथा टेक रहे थे और बता रहे थे कि ड्यूटी आपको रखना है, उनमें से कितने लोग जो हैं जो संविधान के आगे माथा टेक रहे थे, संसद में बहस के दौरान अपनी ड्यूटी निभाते हैं कि संसद जो है वो कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है, चुनाव आयोग कोई कानून नहीं बना सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना सकता। तो ये भी राजीव जी अब देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, संजय जी, अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और एक गैप के बाद, लगभग 4 दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। बहुत सारी खबरें इस बीच आ गई, बहुत सारी बातें अब आने वाले सप्ताह में आप लोग देखेंगे। खबरें भी खूब होंगी। हम लोग संसद की चर्चा कर रहे हैं, संसद में बहुत हंगामा होने वाला है, लेकिन संसद से बाहर सड़क पे जनता जो देख रही है, जनता के अधिकारों का किस ढंग से हनन हो रहा है, वो आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए जनता को भी जागना होगा। आपके वोटों की चोरी हो रही है, उसे रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको भी सोचना होगा। बाकी विपक्षी दल का काम है, वो कर रहे हैं। नई जंग की जो तैयारी है, उस तैयारी में इंडिया गठबंधन वो साफ दिखाई देता है। लेकिन जब यहां चुनाव आयोग ही सब कुछ अपने हाथ में ले ले, और जैसे अभिषेक मनु सिंघवी की बात यहां कर रहे थे, उनकी दलीलों की बात अमलेंदु उपाध्याय जी कर रहे थे, वो बहुत सही कह रहे थे कि आखिर उन्होंने भी यही कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि कौन होता है चुनाव आयोग जो अपने नियम खुद बनाए, क्योंकि नियम बनाने का काम संसद का है, चुनाव आयोग का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और ये अपने अपने ढंग से चलने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सबको एक दूसरे के साथ तालमेल यानी समन्वय बिठाने की भी जरूरत है। यह सब आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे कौन तालमेल बिठा पाता है। लेकिन इससे भी ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इस देश का संविधान कैसे बचे, इस देश का लोकतंत्र खोखला ना हो, इसे कैसे रोका जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप तमाम साथियों, राजीव शर्मा जी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, और AK जी गुड नाइट लिख रहे हैं, श्री किरण जी भी हैं, जंग 2-4 दिन चलेगा नहीं, लगातार नो ब्रेक डेली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। परमार बाबूलाल जी भी हैं, सर जी गुड नाइट लिख रहे हैं, राय मोहन सिन्हा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे तमाम साथियों अब लगातार आपके साथ हाजिर हूं। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, भाइयों लोग, लोकसभा 2024 में चुनाव को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि बहुत घुसपैठिए वोटर मिल रहा है, घुसपैठिया वोटर से तो प्रधानमंत्री बना है अवैध प्रधानमंत्री, लिख रहे हैं। बख्तावर जी भी हैं, सब अपना ख्याल रखना यारों, लिख रहे हैं। और AK साहब, मोहम्मद आफ्ताब अंसारी, महावीर चंद नाहर साहब भी हमारे साथ हैं, और लाल बहादुर सिंह साहब हैं। सारा ताना बाना कम्युनलाइज्ड हो चुका है और बिना पब्लिक के उतरे मामला नियंत्रित नहीं हो सकता, लिख रहे हैं। क्रिकेट फेवर भी हैं, जुबेर भी हमारे साथ गुड नाइट लिख रहे हैं, और ऐसे रेजिमिंज हैं, चोर उखाड़ फेंको, और भारत महान भी हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, लिख रहे हैं जनता सुप्रीम। और अंजनी जी गुड नाइट इनका लिखना है, विद्याधर प्रभु साहब भी हैं, और ऐसे तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।